नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश के नए संसद भवन में संसद के विशेष सत्र के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो लोकतंत्र पर एक बड़ा काला धब्बा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस धब्बे को लगाने का काम सत्तारूढ़ बीजेपी के एक सांसद ने ही किया है। दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने कल लोकसभा में एक चर्चा के दौरान बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए नफरती भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपशब्द कहे। आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो भरी सभा में उन्हें गालियां दी। बिधूड़ी ने जो कुछ कहा है वो आप और हम अक्सर गली मोहल्लों में सुनते आए हैं। और खासकर बीजेपी की अल्पसंख्यकों से नफरत बढ़ाने वाली राजनीति ऐसी भाषा को बढ़ावा भी देती है। समाज में भी ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस पर कोई रोक नहीं लगती है। और अब तो इस भाषा का इस्तेमाल संसद तक में धड़ल्ले से किया गया। अगर विपक्ष के किसी सांसद ने ऐसा किया होता तो सोचिए जरा, उसे अब तक निलंबित कर दिया गया होता। हो सकता है कि कोई मानहानि का केस भी ठोक देता, लेकिन यहां तो बात बीजेपी के सांसद की है, लिहाजा उन्हें केवल चेतावनी और कारण बताओ नोटिस थमाकर छोड़ दिया गया है। यह वैसा ही है जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को महान बताया तो मोदी ने उन्हें मन से माफ नहीं किया। यह वैसा ही है जैसे मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए व्यवहार पर मोदी जी को दुख तो हुआ, लेकिन खेद प्रकट करने से ज्यादा वो कुछ और नहीं कर सके। यह दोस्तों वैसा ही है जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से रौंदने के आरोपी के पिता को मोदी अपने मंत्रिमंडल से हटा नहीं पाए। और यह वैसा ही है जैसे देश के गद्दारों को गोली मारो ... का नारा लगाने वाले को अपनी कैबिनेट में खास पोर्टफोलियो मोदी देते रहे। दोस्तों, ये तमाम पुरानी बातें मैं यहां इसलिए याद कर रहा हूं या याद दिला रहा हूं क्योंकि बिधूड़ी ने संसद में जो कुछ कहा वो अनजाने में नहीं कहा, बेहोशी में नहीं कहा, अचानक उनकी जुबान नहीं फिसली, बल्कि बिधूड़ी ने वही सब कहा जो बरसों से बीजेपी इस देश के लोगों के मन में भरती आई है। आइए जरा सुनते हैं बिधूड़ी ने कहा क्या। कुछ चीजें हैं जिसको बीप करनी पड़ी हैं, जो पत्रकारीय गाइडलाइंस के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी बिधूड़ी के तेवर को तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। अपशब्द भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग खासकर नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी सर, अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो। तो सुन रहे थे आप, रमेश बिधूड़ी हैं, दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं बीजेपी के। उनकी जुबान आपने सुन ली। बहुत सारी बातें पहले रख चुका हूं। विपक्षी सांसदों को तो जरा सी नारेबाजी या बयानबाजी पर कड़ी कार्रवाइयों का सामना संसद में करना पड़ता है, आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी के सांसदों के लिए संसद में दूध भात जैसे नियम रखे गए हैं। आप जानते हैं ना, जैसे ज्यादा लाडले बच्चे को गलती करने के बावजूद गेम से आउट नहीं किया जाता है, वैसा ही बीजेपी के इन लाडले सांसदों को संसद से आउट नहीं किया जाएगा। आखिर मोदी ने नई संसद बीजेपी के इन्हीं संस्कारों को खाद पानी देने के लिए तो बनाई है। खैर, आज दिन भर सोशल मीडिया पर लोगों ने बिधूड़ी के बहाने मोदी और बीजेपी की खिंचाई की। कांग्रेस ने कहा कि पिछले सत्र में लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को कथित तौर पर मंत्रियों का अपमान करने के लिए निलंबित कर दिया गया। भाजपा सांसद बिधूड़ी ने उससे भी बदतर बात कही, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट में सवाल किया कि बीजेपी के दिल्ली के सांसद संसद में स्पीकर के सामने दूसरे मुस्लिम सांसद को ऐसे शब्दों से बुला रहे हैं, क्या यही बीजेपी की संस्कृति है? पार्टी ने इसे संसद के इतिहास का सबसे काला दिन बताया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उनको सुन लेते हैं। मनोज झा
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं और उन्होंने अपनी बात इसी मसले पर रखी है, जरा सुनिए। बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर यह भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूरी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है, आपकी मर्जी के बगैर। तो ये मनोज झा हैं, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, मार्क्सवादी, उन्होंने जो कहा है, एक बयान जारी किया है, कहा है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी द्वारा सदन में दानिश अली, बीएसपी के जो सांसद हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई गंदी अभद्र भाषा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के हिसाब से भी गंदी तरह का नफरत भरा भाषण है। कोई भी सांसद इस तरह के भाषण के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो सीपीएम ने गिरफ्तारी की मांग की है और इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला यहां जो बात कह रहे हैं बहुत ही रिमार्केबल है, जरा सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, अब मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। शर्मिंदा भी होता हूं कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब। हालांकि मोदी संसद के विशेष सत्र में ऐसा कोई वाकया नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि इससे लाइमलाइट में वो नहीं बल्कि दूसरे सांसद आ रहे हैं। रमेश बिधूरी आ गए, मोदी जी को आना था। आज तो रमेश बिधूरी ही सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे हैं, जबकि मोदी चाह रहे होंगे कि महिला आरक्षण का विधेयक पारित करवा करके वो वाहवाही लूटेंगे और चुनावी फायदा लेंगे। आज मोदी बीजेपी कार्यालय में महिला कार्यकर्ताओं के बीच भी पहुंचे थे, लेकिन उस खबर पर ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई। जबकि महिला आरक्षण पर राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी को घेरा है और बाजी मार ली। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने मुख्यालय पहुंचकर और उसकी खूब चर्चा रही है। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा है कि महिला आरक्षण अच्छा कदम है, लेकिन इसमें 2 शर्तें लगाई गई हैं। इसे लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन कराना होगा और इन्हें करने में बहुत साल लगेंगे। महिला आरक्षण को आज ही लागू किया जा सकता है। भाजपा को इन दोनों शर्तों को हटाकर आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहिए। ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहती है। ये आज से 10 साल बाद लागू होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा, लागू होगा या नहीं होगा। पीएम मोदी रोज ओबीसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन ओबीसी को महिला आरक्षण में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये तमाम बातें यहां कर रहे थे राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए जरा सुनते हैं। एक धमकी भी राहुल गांधी ने यहां दी है कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। सुनिए जरा। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है,
लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं। तो सुन रहे थे आप, और इस वक्त हमारे साथ तमाम साथी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सबसे पहले इन सबसे आपका परिचय करवा दूं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रवि कांत जी जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और इधर स्टूडियो में हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। तो राहुल गांधी यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी, और कांग्रेस के सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें यहां राहुल गांधी कह रहे हैं, और सीधा मोदी पर हमला कर रहे हैं। ये संसद भवन, क्या मोदी जी इतनी जल्दी उस नए संसद भवन में जाकर अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिए हैं? यहां हम लिख भी रहे हैं कि मोदी के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया नया संसद भवन। इसलिए क्योंकि देखिए, रमेश विधुड़ी दानिश अली पे जो बात कह रहे हैं, वो बात सिर्फ दानिश अली पे नहीं है, इस हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे पे भी है। इस बात को समझने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके ही सपने के सौदागर तो ऐसे भी हैं वो, और उसी में वो महिला आरक्षण बिल लेके आते हैं। आप 5 दिन के इस विशेष सत्र को 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और विशेष सत्र में एक काम करते हैं, आप महिला आरक्षण बिल लेके आते हैं। उस महिला आरक्षण बिल का ढोल नगाड़ा खूब पीटते हैं, खूब पिटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां राहुल गांधी उसकी पोल खोल के रख दे रहे हैं। तो मुसीबतों का पहाड़ किसके सामने है? मोदी जी के सामने। और यह बात मोदी जी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अब वो बुरी तरह से फंस गए हैं, और राहुल गांधी फंसा रहे हैं। संसद का विशेष सत्र मोदी के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर गया है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या नए संसद भवन में जाकर फंस गए हैं मोदी जी? क्या नया संसद भवन मोदी जी के लिए मुसीबतों का पहाड़ ले आया है? और इसके साथ साथ राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, जो बात रमेश विधुड़ी की है, जो बात अन्य दूसरे नेताओं की है, उन बातों के जरिए समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे तमाम हमारे वरिष्ठ साथियों से आपका परिचय करवा चुका हूं। सबसे पहले प्रोफेसर रवि कांत जी आपके पास आना चाहता हूं। 2 मामला, और दोनों संसद से निकल के बाहर आया है। रमेश विधुड़ी भी और राहुल गांधी ओबीसी की बात लगातार कह रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हालांकि कल राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और कुलियों से उन्होंने मुलाकात की थी, वो खबर भी दिन भर छाई रही। और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी सीधी सीधी चुनौती देते हैं कि आप ये देखिए, ओबीसी के मसले को आप समझिए, और ये अगले 10 साल तक अगर आप लेके नहीं आते हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे देखा जाए दोनों मामलों को? लेकिन वस्तुतः ये जुड़े हुए हैं, और इसलिए जुड़े हुए हैं कि नई पार्लियामेंट में और विशेष सत्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने सोचा ये था कि हम कोई बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे, सारा नैरेटिव बदल करके रख देंगे, और जो सत्ता के नीचे से जमीन खिसक रही है उसको बचा लें। अब वो लेकर के क्या आए? महिला आरक्षण विधेयक। लेकिन वो भी झुंझुना साबित हुआ। परसीमन के बाद होगा, जनगणना के बाद होगा, और उसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं। और जिस तरह से विपक्ष ने बहुत मुखरता के साथ इस बिल को पारित कराते हुए सवालों को उठाया कि इसमें ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं है, और बहुत तथ्यात्मक ढंग से राहुल गांधी ने वो सवाल उठाए जो आज पूरे डिस्कोर्स में है। यहां से नरेंद्र मोदी फंस गए, और जो डिस्कोर्स चल रहा था पॉलिटिक्स में, जो उनके हित में लग रहा था, सनातन के पूरा मसला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो साजिश हो रही थी, वो ओबीसी वाले इशू ने, यानी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स वाले मुद्दे ने नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी।
और इसीलिए रमेश बिधूड़ी आते हैं। मैं नहीं समझता कि अचानक हो गया। रमेश बिधूड़ी कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, वो पार्लियामेंटेरियन हैं, दिल्ली से आते हैं, लंबा अनुभव है। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजीव जी, ये चौराहे पर भी आपको कभी कभी सुनने को मिलती है। ये गटर की भाषा है, इसमें विभाजन है, अन्याय है, घृणा है, वही जो लगातार 10 साल से बांटी जा रही है। और इसमें साहस वो है जो 2014 के बाद जो कहते हैं कि साहब आजादी अब मिली है, तो वो साहस है, दुस्साहस है जिसके जरिए वो ये कह रहे हैं। थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, जरा उस विजुअल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी की, और रमेश बिधूड़ी ने जिनके ऊपर अपमानजनक शब्द रमेश बिधूड़ी ने जिनके ऊपर अपमानजनक शब्द बोले थे वो हैं दानिश अली। हम दोनों के बीच में स्क्रीन में आप देख रहे हैं, और इस वक्त राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंचे हैं। जरा उस विजुअल को दिखाइए। दानिश अली के घर पहुंचते हैं राहुल गांधी, और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि दानिश अली शायद अपने पद से इस्तीफा दे दें। इंडिया के तमाम नेता उनसे बात कर रहे हैं, और एक अलग राजनीति जो है यहां पर मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही है। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम साथी बने हुए हैं इस ब्रेकिंग में। यहां न्यूज पॉइंट कर रहे हैं हम दोस्तों, लेकिन बीच बीच में ब्रेकिंग्स ऐसे आती रहेंगी, क्योंकि एक जबरदस्त, ये जो हम लिख भी रहे हैं कि मोदी के लिए मुसीबतों का पहाड़ बना नया संसद भवन, क्या सचमुच मुसीबतों का पहाड़ लेके आ रहा है? इस संसद भवन के अंदर से जो कुछ चीजें निकल के आ रही हैं वो सड़क पे अब कुछ और में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तमाम बातें करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी अपनी बात प्लीज आगे जारी रखिए, और जैसे ही विजुअल आता है, राहुल गांधी पहुंचे हैं इस वक्त दानिश अली के घर पर, वहां से विजुअल जैसे हम कोशिश कर रहे हैं जैसे आता है वो भी पहुंचाएंगे, और क्या बातें हो रही हैं और राजनीति किस दिशा में जा रही है वो भी समझेंगे। मैं वही कह रहा था कि रमेश बिधूड़ी को से ये भाषा बुलवाई गई है, वरना रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन खुश नहीं हो रहे होते। ये बाकायदा मैसेजिंग है कि इसी तरह की भाषा आपको चौराहों पर बोलनी है, इसी तरह की घृणा और नफरत फिर से पैदा करनी है, विभाजन पैदा करना है, क्योंकि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। और जो नई पार्लियामेंट बनी है उसकी भी संस्कृति बता दी है कि इस नई पार्लियामेंट में इसी तरह की भाषा चलेगी। और रमेश बिधूड़ी कोई पहले व्यक्ति नहीं है, गिरिराज सिंह से लेकर के और अनुराग ठाकुर तक, प्रज्ञा ठाकुर तक आप चले जाइए, जिन्होंने जितनी ज्यादा गटर की भाषा बोली है, जिन्होंने जितनी ज्यादा नफरत और विभाजन की भाषा बोली है, उन्हें उतनी ही तरक्की मिली है। आपस में देखिए बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी और दानिश अली बैठे हुए हैं। इन लोगों की बात जो है, ये फोटोग्राफ अभी ताजा तरीन फोटो, इन लोगों के बीच बातचीत चल रही है, और जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, ये उसी दिशा में कहीं बढ़ता हुआ पूरी तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। जरा इस पे भी अपनी बात रखिए। देखिए, राहुल गांधी इस समय के सबसे संवेदनशील, सबसे बौद्धिक और सबसे ईमानदार नेता है, जो चिंता नहीं करते हैं वोट की पॉलिटिक्स की कि इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सपनों को बचाने के लिए राहुल गांधी लगातार सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। और अगर वो आज दानिश अली के घर पहुंचे हैं तो सिर्फ ये दानिश अली के दर्द को नहीं बांट रहे हैं, बल्कि समूचे भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस तरह से उन पर फप्तियां कसी जाती हैं, उन पर हमले किए जाते हैं, और ये मैं समझता हूं कि भाषाई लिंचिंग है। जमीन पर जो लिंचिंग हो रही थी वो पार्लियामेंट में भाषाई लिंचिंग देखी गई है। और राहुल गांधी अगर खड़े हुए हैं तो ये आश्वस्ति लेकर के कि पूरा देश, पूरा विपक्ष और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए हैं, इस देश में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा होगी, और जो प्रत्येक नागरिक है वो किसी भी जाति और समुदाय का ही क्यों ना हो, किसी भी वर्ग और किसी भी भाषा का क्यों ना हो, उसकी रक्षा और उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। ये वो इस फोटो के जरिए और वहां पहुंचने से वो इस बात का संकेत दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही हमारे भविष्य की राजनीति का सुफल है, और यही भविष्य की राजनीति का संकेत है कि हमले चाहे जितने हो, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर के इन हमलों का मुकाबला करेगा। और इस तरह की घृणा की राजनीति का, राहुल तो कहते हैं कि देश को जोड़ने की जरूरत है, इस नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने की जरूरत है, तो राहुल गांधी उस मोहब्बत की कड़ी को जोड़ने के लिए
देश को जोड़ने के लिए, और जो दानिश अली के हृदय में जो गांठ पड़ी है उस गांठ को ब्रेक करने के लिए वो पहुंचे हैं इस आश्वस्ति के साथ कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, कोई अपने आप को बेगाना ना समझे। और जिन अल्फाजों में इस तरह की गालियां दी गई हैं, जो गटर की भाषा इस्तेमाल हुई है, उसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना सड़क में, ना संसद में और ना संसदीय परंपरा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं दानिश अली के साथ मुलाकात करते हुए राहुल गांधी। ये तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी पहुंचे और जो बात यहां हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं कि आखिर ऐसी भाषा, ऐसी बोली कहां बोली जाती है, और वो भी संसद के अंदर। अगर आप एक सांसद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं ये साफ आप समझिए कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, या सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी के सांसद या बीजेपी की रणनीति जो है कि इसी दिशा में चले ताकि हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाया जा सके। लेकिन उस खाई को पाटने के लिए और प्रेम मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हम देख रहे हैं। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और आपसे भी समझूं कि जो कुछ हो रहा है इसमें सबसे बड़ी बात, सुबह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सबसे बड़ी बात यहां स्वामी जी कि राहुल गांधी पहुंचते हैं और खबर जो है वो उसमें बहुत कुछ अभी जैसे जैसे मैं थोड़ा इसमें सूत्रों के आधार पर बताऊं तो दानिश अली इंडिया गठबंधन की तरफ अब, और इंडिया गठबंधन के कई नेता जो हैं वो दानिश अली की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो कुछ हुआ इसमें कितने घिरे हुए मोदी जी नजर आते हैं आपको? कि राजीव जी, वास्तविकता में जिस प्रकार से प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया था, आज इस रमेश विधूरी ने संसद पे और दानिश अली के चेहरे पे अपने मुंह से पेशाब किया है। देखिए, ये इतने अभद्र लोग हैं, ये इतने निर्लज्ज लोग हैं, इन्हें ना भारतीय संस्कृति और सभ्यता का कोई ख्याल है, ना देश की ख्याति का ख्याल है। ये देश की सारी सनातनी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। आपने लिखा मोदी के लिए मुसीबतों का पहाड़ बना नया संसद भवन। केवल संसद भवन इनके लिए मुसीबतों का पहाड़ नहीं बना है राजीव जी, आज की तारीख में हर देश इनके लिए मुसीबत का पहाड़ बना है। आपको पता होगा ऋषि सुनक से वहां के जो अपोजिशन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब वहां गए आप और वहां पे G20 में आपने मोदी जी से मुलाकात की, तो क्या आपने उनसे पूछा कि मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से 200 गिरजाघरों को जलाया गया है, क्रिश्चियनों का नरसंहार हुआ है, क्या आपने प्रश्न पूछा? ऋषि सुनक पार्लियामेंट में नहीं थे। उनके सूत्रों ने बताया कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय से पता चला के बताएंगे कि ऋषि सुनक के इस बारे में बात हुई कि नहीं हुई। आपको पता है कि जो 5I, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, जिसमें कनाडा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जिनके जो सूचना तंत्र हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं, और जिस प्रकार से भारतवर्ष में मोदी जी ने उस भारतवर्ष को, उस देश को, मेरे प्यारे भारतवर्ष को, जिसकी पूरे विश्व में ख्याति थी, जिसके प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को सब लोग झुक के प्रणाम करते थे और अपने हाथों हाथ लेते थे, वहां यह स्थिति पैदा हो गई है। आज ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा है, आज अमेरिका हम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट हमारे खिलाफ प्रश्न उठा रही है, और ये रमेश विधूरी जैसे लोग देश के अंदर आग लगा रहे हैं। आपके देश में घर के अंदर से भी आग लगी हुई है और बाहर से भी जिस प्रकार का ये आक्रमण हो रहा है, जिस प्रकार से अपनी भद पिटाई जा रही है, वो कनाडा जिसके अंदर भारतवर्ष के इतने सारे हिंदू निवास करते हैं, इतने देश के गए हुए लोगों ने वहां पे अपने वहां की एक प्रकार से नेशनैलिटी ली है, वहां पे इस प्रकार की स्थिति आपने पैदा कर दी है, सिखों और हिंदुओं के बीच में युद्ध पैदा कर दिया है। यहां हिंदुस्तान में आप जो हमारा एक मूवमेंट था पंजाब के अंदर, बिल्कुल ठंडा हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसको ठंडा किया गया था, आप उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मणिपुर में क्रिश्चियनों से लड़ रहे हैं, पूरे देश में मुसलमानों से लड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर आप सिखों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देश को अलग थलग छोड़ रहे हैं, पूरे विश्व में देश को अलग थलग छोड़ रहे हैं, और हमारे हिंदू धर्म को
हमारे सनातन धर्म को अकेला जरा छोड़ रहे हैं, बदनाम ट्वीट कर देखते रहे हैं। हैं। कांग्रेस ने अभी ट्वीट किया है कि बीएसपी सांसद दानिश अली जी से मिलने उनके निवास पर पहुंचे राहुल गांधी जी। कल भरी संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली जी का अपमान किया था, उन्हें बेहद अमर्यादित और असंसदीय अपशब्द कहे थे और भाजपा के 2 पूर्व मंत्री भद्दे ढंग से हंसते रहे। रमेश बिधूड़ी की ये शर्मनाक और ओछी हरकत सदन की गरिमा पर कलंक है। कांग्रेस देश भर के साथ लोकतंत्र के मंदिर में नफरत और घृणा की ऐसी मानसिकता के सख्त खिलाफ है, ये कह रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने अभी ट्वीट किया है और दानिश अली से मिलने राहुल गांधी पहुंचे हैं। और उन 2 तस्वीरों को भी जरा ले आइए जिसके बारे में यहां लिख रही है कांग्रेस, जिसमें रमेश बिधूड़ी जब बोल रहे हैं और पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर, ये और रविशंकर प्रसाद हैं, ये दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं, खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के इस जो वक्तव्य उनका था, जो अमर्यादित शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे, उन शब्दों पर हंसते हुए उनके ही साथी। और ये किस पे हंस रहे हैं आप सब समझ सकते हैं, आप खुद पे हंस रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप खुद पे हंस रहे हैं साहब। और जो बात यहां कह रही है कांग्रेस कहीं ना कहीं सही कह रही है। स्वामी जी देखिए राजीव जी, एक इस घटना के बाद मैं भारतवर्ष के अपने सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो, अपने देश के दलित समाज के लोगों को, पिछड़ों को, ये मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, एक उनको संदेश देना चाहता हूं। ये जो देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये मुट्ठी भर लोग संगठित हो रहे हैं, इनके खिलाफ संगठित हो जाइए। आपकी भारत माता को ये खतरे में डाल रहे हैं, मेरी भारत माता को ये खतरे में डाल रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और हम आश्वासन देना चाहते हैं, हम असली सनातनी और हिंदू ये आश्वासन देना चाहते हैं, इन फर्जी और ढोंगी सनातनियों से हम संघर्ष करेंगे। आप आश्वस्त रहिए, आप पे एक आंख नहीं उठने देंगे, आपको किसी प्रकार से आहत नहीं होने देंगे और हम आपकी रक्षा करेंगे और इस भारत को टूटने नहीं देंगे। ये मुट्ठी भर लोग, ये जो टेढ़ा खड़ा हुआ आदमी है पार्लियामेंट के अंदर, ये देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है। अपने सरगना से जाके कह दे मेरी भारत माता को इस प्रकार से आहत न करे। ये देश का एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति ये भारतवर्ष का संतान है और इनकी रक्षा करने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। बिल्कुल, रक्षा की बात, देश की रक्षा की बात। और यहां एक नए संसद भवन में प्रवेश करते हैं और वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना काल में जब पूरा का पूरा देश सहमा हुआ, डरा हुआ और बीमारी से जूझता हुआ नजर आ रहा था, उस वक्त भी इस सेंट्रल विस्टा में काम चल रहा था ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके, क्योंकि 2023 में इसे पूरा करके उसमें अपना कदम रखना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी तख्ती पर अपना नाम लिखवाना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि शिलान्यास और उद्घाटन दोनों पर उनका नाम रहे। और वो काम तो वो करवा लिए, लेकिन उसी संसद भवन से उनके खिलाफ जो आवाजें अब गूंज रही हैं, उससे कहां तक वो दूर भागेंगे, एक बड़ा सवाल है ये। और सबसे बड़ी बात यहां ये कि उनके ही साथी अगर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो इस देश का लोकतंत्र कहां जाएगा। संवैधानिक मर्यादा का पालन अगर कोई सांसद नहीं करेगा तो फिर आखिर देश की जनता तो देख ही रही है। मीनू जी, आपके पास आना चाहता हूं। इस वक्त के घटनाक्रम को बहुत तेजी से हम बदलते हुए देख रहे हैं। दानिश अली के घर सीधे पहुंचते हैं राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर सीधा घेरते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, और खासकर महिला आरक्षण बिल को लेकर। महिला आरक्षण बिल को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। गांव गांव तक बीजेपी जाने की कोशिश जरूर करेगी, ढोल पीटने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां साफ आप भी जानती हैं एक महिला होने के नाते। और देखिए, ये तस्वीर भी आ गई जब राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर भी बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, ये वीडियो हम चलाते रहेंगे, लेकिन अभी हो सकता है कि अगले 1 घंटे जब तक ये कार्यक्रम हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, तब तक कुछ और भी खबरें आ जाएंगी। सबसे पहले एक महिला होने के नाते आपको बधाई मीनू जी कि अब आरक्षण जो है वो 33% महिलाओं को मिल गया है। लेकिन यहां दूसरी बात, लेकिन के साथ दूसरी बात, क्या आप खुद इस बात से सहमत हैं कि यह आरक्षण इतनी जल्दी लागू हो जाएगा? एक बात जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी, और यहीं से एक नई राजनीति का बीजारोपण हो रहा है कांग्रेस के लिए खासकर।
ओबीसी की राजनीति का, पहले भी होती रही है, लेकिन इस मसले से एक नई राजनीति ओबीसी की, वो यहां से उसका बीजारोपण भी हमने देख लिया इसी संसद भवन से। और इसी संसद भवन से, उसी लोकसभा के जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ओबीसी का जिक्र किया था, उसी लोकसभा में दूसरे दिन रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद भी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। कैसे देखा जाए, क्या मुसीबतों का पहाड़ है? और इन मुसीबतों के पहाड़ में दबे के ऊपर, मतलब उनके ऊपर अगर पहाड़ है, मोदी जी के ऊपर कितना दब चुके हैं? और आने वाला चुनाव कैसा साबित होने जा रहा है मोदी जी के लिए? जी देखिए, महिला आरक्षण, ऐसे महिला आरक्षण को ओढ़े कि बिछाएं, जिसका यही नहीं पता है कि लागू कब होगा। और जो फैक्ट्स बता रहे हैं, जैसे कि निशिकांत दुबे ने उसको अपने उससे जोड़ दिया, नया जनगणना से 2031 की, और उसके बाद डिलिमिटेशन से जो होगा सीटों का, उससे जोड़ दिया है। तो उससे अगर अनुमान लगाया जाए तो 2034 तक का समय बैठता है, मतलब 2034 के भी आम चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद 2039 की जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें ये आरक्षण लागू होगा। तो ये इस तरीके का ये जो छलावा है, ये जो विश्वासघात या छल करना महिलाओं के साथ, मोदी जी को बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मेरा ये, आप लोग कह रहे हैं ये महिला आरक्षण का ही काफी शोरगुल बचा हुआ है, पर मेरा जो मानना है, मेरा एनालिसिस सबसे अलग है। मैं 2 दिन से यही कहती आ रही हूं कि ये महिला आरक्षण बिल जो है, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लाया ही नहीं गया था। ये बिल लाया गया था कि ताकि इंडिया गठबंधन में फाड़ पड़ जाए, उनमें डिवीजन हो जाए। उनका ये मानना था कि हमने क्योंकि ओबीसी को अलग कर दिया है, महिलाओं, जो ओबीसी महिलाएं हैं उनको अलग कर दिया है, तो ये बिल पेश होने के तुरंत बाद जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं, वो सब इस बिल का बहिष्कार करेंगी, वोट नहीं देंगी और सदन छोड़ के चली जाएंगी। उसके बाद मोदी जी ढिंडोरा पीटेंगे कि देखिए हम तो चाहते थे आपको देना, देखिए ये जो पार्टियां हैं ये महिलाओं आपको वोट नहीं देना चाहती, वो आपको नहीं चाहती कि आपको आरक्षण मिले। तो ताकि ना केवल जी, जो स्क्रीन पे चिट्ठी है ये थोड़ा मेरी आवाज बढ़ाइए। हाँ जी मीनू जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मीनू जी, ये जो हम दोनों के बीच में जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी है, और इस चिट्ठी में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि दानिश अली को बर्खास्त करो, सदस्यता रद्द करो। ये साफ साफ चिट्ठी, जरा आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो कुछ दानिश अली ने कहा है और जो ये चिट्ठी में, जो चिट्ठी बड़ी सी चिट्ठी है, अलग अलग पॉइंट हैं, माफ करें विधूड़ी को, माफी चाहता हूं, रमेश विधूड़ी को बर्खास्त करो, उनकी सदस्यता रद्द करो, ये मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। और पार्लियामेंट में आप जानते हैं, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इस पर जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू मीनू जी। जी हाँ, बिल्कुल सही मांग की है कांग्रेस ने, और न केवल कांग्रेस को, सभी राजनीतिक दलों को ये मांग सम्मिलित रूप से करनी चाहिए थी। ये हेट स्पीच है जो विधूड़ी ने, रमेश विधूड़ी ने, जो भाजपा सांसद है, उन्होंने जो बोला है, वो उनकी जो भाषा है वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, हेट स्पीच को असंवैधानिक और आपराधिक माना गया है, उसको उसमें सजा का प्रावधान है। तो ये डेफिनेटली जाना चाहिए। और इसमें शर्म की बात यह है कि मायावती जी, जिनकी पार्टी के वो सांसद है दानिश अली, उन्होंने छोटा सा एक ट्वीट करके, जिसमें कि वो भाजपा का बचाव करती ज्यादा नजर आ रही हैं, ऐसा करके कि उन्होंने डांट दिया है और उन्होंने उसी में वो अपना संतोष कर ले रही है, वो इतनी डरी बैठी है भाजपा से। लेकिन ये दानिश अली जो दिखाया गया था एक वीडियो में, वो किसी प्रेस वाला कोई उनसे इंटरव्यू कर रहा था, वो रोने लगे थे। और वास्तव में ये इस देश की जो संस्कृति है उसको तार तार तो कर ही दिया गया है। लेकिन आज जो हुआ है, ये आज जो है, इस नई संसद भवन की जो भाषा होगी भविष्य में और जो संस्कृति होगी, वो आज तय हो गई है। मतलब आप गाली गलौज की संस्कृति होगी। और मुझे तो कोई अचरज नहीं है कि कल को प्रधानमंत्री भी इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे, डेस्परेशन में, निराशा और हताशा में। मतलब टपोरी और मवालियों की भाषा संसद में आ गई है। मतलब जो भाषा टपोरी और मवाली बोलते हैं, वो एक सांसद देश के अंदर, संसद के अंदर बोल रहा है। मतलब आप जो है कि एक तरह से आप वैधानिकता प्रदान कर रहे हैं। अगर आप संसद में बोल रहे हैं
तो इस जो ये मैं बोलती हूँ इसमें उन्होंने उसने क्या कहा है जो आपने बीप किया है, उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है मुसलमानों के खिलाफ, उग्रवादी, आतंकवादी और भड़वा और पता नहीं क्या क्या उन्होंने शब्दों का वो उसमें इस्तेमाल किया है। और वो इसका मतलब आप उन शब्दों को बता रहे हैं कि अगर आपको आगे कभी मुसलमान के बारे में एक बात करनी हो तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ओम बिरला जी को बहुत ज्यादा विरोध के बाद, कल की घटना है ये, और इतना ज्यादा विरोध सोशल मीडिया पे हो रहा है, उसके बाद उन्होंने हल्की सी म्याऊ करी कि भैया उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है और उनको कहा गया है कि भाई आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। एक अडानी का नाम लेने से तो व्यक्ति की संसद सदस्यता चली जाती है, स्पीच को निकाल दिया जाता है रिकॉर्ड से। मतलब अडानी का नाम तो बहुत बड़ी गाली है, अडानी का नाम लेना, और वो जो कटवा और वो भड़वा कह रहा था वो गाली नहीं है, उसको वो गाली नहीं मानी गई क्या? ये वो पार्टी है जो एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी करती है कि ये बिल्कुल। जरा मायावती जी ने ट्वीट किया था 4 घंटा पहले, इस ट्वीट को देखिए। दिल्ली में भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण। ये मायावती थोड़ा डिप्लोमेटिकली अपने ही सांसद के लिए जो ट्वीट कर रही हैं 4 घंटा पहले, थोड़ा अग्रेसिव मायावती को यहां होना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच ये राहुल गांधी के ट्वीट भी है, जरा नीचे के पार्ट को हटाइए और हेडलाइंस को हटाइए तो उनके ट्वीट को देखते हैं। देखिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, यहां राहुल गांधी गले मिलते हुए दानिश अली से और हाथ मिलाते हुए, दोनों दानिश अली और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे से मिलते हुए, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इतना कहना राहुल गांधी के लिए काफी है। और ये बात यहां, ये पैगाम राहुल गांधी पहुंचा रहे हैं। मीनू जी, थोड़ा ये दोनों ट्वीट पहुंचाना था आप लोगों तक, इसलिए आपको रोका था जी, प्लीज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, और जो ये वो पार्टी है बीजेपी पार्टी, इनकी सरकार ने 2022 में एक लिस्ट जारी की थी, उसमें बड़े सामान्य शब्दों को भी कहा था कि ये असंसदीय शब्द हैं और इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज उनकी पार्टी का एक सांसद इतनी अभद्र, इतनी अश्लील, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल, गुंडे, मवाली, टपोरियों की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बारे में अध्यक्ष ये कह के चुप हो जाते हैं कि आप आइंदा आप अगर दोबारा दोहराएंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दानिश इस विधोड़ी को उन्होंने क्यों नहीं वहां से संसद से बाहर निकाला? संजय सिंह हुए और ये आपके अधीर रंजन चौधरी, उनको मंत्रियों से सवाल पूछने में इन्होंने बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया था संसद से। आज इतनी गंदी भाषा, और इसमें देखिए, इसमें इससे भी शर्मनाक व्यवहार जो था वो हर्षवर्धन, जो कि मंत्री है, और पूर्व मंत्री रविशंकर का था। दोनों वहां बैठे हुए दांत दिखा के हंस रहे थे। शर्म आनी चाहिए इनको। एक वकील है और एक डॉक्टर है, इनका तो मुझे पता नहीं, ये पीठासी, ये जो रमेश विधुड़ी है, ये क्या है इनकी शैक्षिक योग्यता, ये तो जाहिल है ही। उससे ज्यादा जहालत का परिचय हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद ने दिया, वो इस पे मोहर लगा रहे थे। अब आप देखिए राजीव जी, इस व्यवहार से प्रेरित होके जो सड़क पे बैठा हुआ बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो इनके फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको वो बजरंग दल और इस तरह के जो लोग हैं, वो इस भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? ये तो व्हाट्सएप में भाषा ये लोग इस्तेमाल करते थे, वो आज इन्होंने यहाँ पे ला के रख दी है ये भाषा। और फिर क्या, फिर अगर बराक ओबामा आपकी धार्मिक जो आपकी बदतमीजियां चल रही हैं मजहब को लेके दूसरों के, उनके ऊपर अगर कमेंट कर देते हैं बराक ओबामा, तो आपको इतना बुरा लगता है कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री उसकी लठ लेके उसके पीछे पड़ जाता है, और आपकी पूरी आर्मी बराक ओबामा को गालियां देने लगती है। ये आज जो हुआ है, ये नई संसद की संस्कृति है। अब पीछे की संसद में छोड़ आए हैं, शालीनता, सभ्यता, शिष्टता सब पिछली संसद के साथ अब वो दफन हो गई है वहीं पे। अब यही चलेगा आज की नई संसद में, और ये घोर आपत्तिजनक है। और इनको जो विधुड़ी साहब है, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए पार्टी से भी। कारण बताओ, कहां का कारण? साफ दिखाई दे रहा है कारण कि क्या कर रहे हैं विधुड़ी। और वो एक बार बोल के नहीं रुकते, चलिए एक बार जबान फिसल गई, क्योंकि देखिए ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए, वो इनकी आम भाषा का वर्ड है, ये संघ की भाषा का वर्ड है, ये उसमें कोई नई चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन जो आपकी रोज की भाषा है, चलिए वो आपके मुंह से निकल गई, लेकिन वो उसके बावजूद भी बोलते चले जा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी इस टाइम कर्नाटक के मामले में अलग थलग पड़ गए हैं,
और जिस प्रकार से महिलाओं का जो बिल है ये उल्टा इनके बैकफायर कर गया है, बूमरैंग हो गया है। मेरे ख्याल से तो बिधुड़ी के जरिए एक और नया शगुफा छोड़ दिया गया है ताकि लोग कनाडा की बात ना करें, ना महिला बिल की बात करें, मोदी जी के छल की बात ना करें महिला बिल को लेकर, और सब बिधुड़ी के ऊपर लग जाए, और जो कि हो भी रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है, राहुल गांधी ने जो किया, उन्होंने अपनी जो वो केवल ना मोहब्बत की बात को केवल शब्दों में नहीं कहते हैं, वो अपने व्यवहार में करके दिखाते हैं। आज कल वो पुलियों के साथ थे, वहां भी उनकी मोहब्बत की भारत जोड़ो यात्रा जारी थी, और आज भी भारत जोड़ो यात्रा जारी है। जो दानिश अली के घर गए हैं मिलने के लिए, वो एक भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। राजीव जी जी बिल्कुल। दानिश अली के घर जाने के बाद वहां से निकलने पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाता हूं, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी आपका स्वागत करते हैं, और इसके बाद सीधे आना चाहूंगा जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास, और आपसे भी समझेंगे कि किस ढंग से आप देखते हैं पूरे घटनाक्रम को। लेकिन पहले राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंचते हैं, उसके बाद एक छोटी सी बाइट देते हैं, बात करते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। थैंक यू। और कुछ बस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इतना कहकर के राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं। मीडिया का जमावड़ा जबरदस्त है। राहुल गांधी मीडिया को मोदी जी की तरह उससे छिटकते नहीं, बिदकते नहीं हैं, अपनी बात रखते हैं, भले एक दो लाइन में ही बोले, लेकिन बोल करके निकल जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, पूरे घटनाक्रम सुबह से लेकर शाम तक, अभी तक, और ये आपको क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से आप लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इसलिए भी समझना चाहता हूं। दानिश अली, उनकी राजनीति, और उसमें आज जो कुछ हो रहा है, रमेश बिधुड़ी पर बहुत सही कह रही थी मीनू जी की रोज कुछ ना कुछ मिल जाता है, एक मसाला मिल जाता है कि कुछ चीजों को भूल जाओ, और वहां रमेश बिधुड़ी ने कल एक मसाला दे दिया। लेकिन यह मसाला नहीं है, यह एक ऐसी चीज है जो बताती है कि भाजपा के सांसदों, कार्यकर्ताओं, या इस देश में, भाजपा छोड़ दीजिए, भाजपा शब्द ना भी कहूं, इस देश के एक वर्ग में इतनी ज्यादा नफरत फैल गई है, इतनी ज्यादा नफरत है कि आप गली मोहल्ले, सड़क पे, जहां भी चाहें ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगर एक सांसद संसद के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग करे, इस्तेमाल करे, तो आप सोचिए कि बाहर कैसे कैसी भाषा का प्रयोग होता होगा। और वैसे में उमर अब्दुल्ला का बयान जो है वो वाजिब लगता है। वो कहते हैं कि ये तो सुनने की अब आदत हो गई है। सुनिए। धन्यवाद राजीव जी। दानिश अली भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे उस दिन से ही है जब इन्होंने पटना में जाकर के नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि अल्पसंख्यकों का जो कंसोलिडेशन है वह न होने पावे। पार्टी ने इसीलिए AIMIM के नेता को भी लगातार प्रोत्साहित किया है, और उनके साथ बार बार ये कहा जाता रहा, उनको बार आरोप लगते रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों के बीच कोई आपसी समझदारी है। दानिश अली की उस मुलाकात के बाद ये माना जाने लगा कि ये जो पार्टी की बीजेपी की कोशिश है उसमें पलीता लगेगा। मायावती जी को अलग थलग रख करके जो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रही थी, दानिश अली की उस पहल ने उसमें भी चोट पहुंचाई। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो अनायास नहीं है। दानिश बिधुड़ी साहब भी कोई अपरिपक्व नेता नहीं है। वो 3 बार मिले रहे हैं दिल्ली विधानसभा में, और दूसरी बार के MP हैं, और RSS में पले बढ़े हैं, ये संघ की शाखाओं में जाते रहे हैं। ये कोई नई एंट्री नहीं है बीजेपी में इनकी। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप उनके वहां की रीति नीति कार्यशैली की से अपरिचित हो? भली बात परिचित है। और ये हमेशा, अगर आप देखिए तो ये अभी पिछले दिनों इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, अगर आप याद कीजिए, तो अपने ही संसदीय क्षेत्र में एक रामलीला में जाकर के इन्होंने जो बात की, तो किस तरह वहां विरोध हुआ था इनका। और लेकिन यह इतनी बड़ी बात हो गई कि ये पार्टी पचा नहीं पा रही है, क्योंकि हर्षवर्धन का एक क्लेरिफिकेशन आ गया कि जो मुझे इस मामले में घसीटा जा रहा है वो उचित नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब रमेश बिधुड़ी बोल रहे थे तो मुझे सुनाई नहीं पड़ा, और मुझे हंसता हुआ दिखा करके लोग जानबूझकर मुझे घसीट रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी इसको पचा नहीं पाएगी। वजह क्या है कि एक संसद में जिस तरह का इन्होंने कार्रवाई आचरण किया है, इसको कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आवश्यक तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो सब शाखा से निकले हुए लोग हैं।
संघ के स्कूल से निकले हुए लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको लगता था कि आप एक नया देश बनाएंगे तो आपके साथ लोग चले आएंगे, लोग चले गए। लेकिन ऐसे लोगों की चीजें समझ में नहीं आती, स्वीकार नहीं कर सकते लोग। और नए आप बिल्कुल आपने कहा जो कि पुराने जो शालीनता की और शिष्टता की जो परंपरा रही है, संभवतः लोग पुरानी संसद भवन के साथ छोड़ के चले आए। अगर आप संसद में प्रवेश करते समय इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति को अपने साथ शामिल नहीं करते उस पूरे आयोजन में, तो यह क्या इसको आप शालीनता की श्रेणी में रखेंगे? अगर आप एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति, जो संसद हम लोग राज्य शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम पढ़ते रहे हैं कि लोग राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति इज इक्वल टू पार्लियामेंट, इस परिभाषा के तहत राष्ट्रपति को एक नए भवन में जब आप आ रहे थे तो एक शालीनता, एक पूरे के पूरे आयोजन का आकार बहुत बड़ा हो जाता, पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती, लेकिन कहीं आपने उपस्थित नहीं होने दिया। आप याद कीजिए, ये तो प्रवेश की स्थिति है, इसके पहले भी आप याद कर लीजिए कि जब इस संसद भवन के शिलान्यास की स्थिति रखी गई, शिलान्यास हुई थी, उस समय दलित राष्ट्रपति थे कोविंद साहब, उनको भी नहीं आमंत्रित किया गया था। उद्घाटन जब पिछली बार हुआ उस दौरान भी उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, और जब संसद में प्रवेश की स्थिति आई तब भी नहीं आमंत्रित किया गया। पूरा का पूरा आयोजन एक जो हुआ, अगर किसी एक व्यक्ति को के गौरवगान के लिए हुआ है तो कितना, और इसे किस तरह का संदेश आपने देने की कोशिश की और किस तरह का संदेश लोगों के बीच में गया। जो संसद भवन में जो स्थिति, आप इनकी तैयारी की स्थिति देख लीजिए। आपने पहला सत्र बुलाया और पहले सत्र में भी विशेष सत्र आपने आमंत्रित किया 5 दिन की, और एक दिन पहले आपको स्थगित करने के लिए आप मजबूर हो गए। कौन सी शुरुआत है ये? माने आपके पास 5 दिन तक का काम करने का एजेंडा भी आपके पास नहीं है, और वह यह बैठक नए संसद भवन की पहली बैठक थी, जो अपने पूरे कार्यकाल तक, जो कार्यकाल के लिए इसको निर्धारित किया गया था 5 दिन, उस समय तक नहीं बैठ पाई। शुरुआत ही किस तरह से आपने किया, और जो ये घटना में विधोड़ी की है, इसका बहुत व्यापक असर होगा। सबसे जो बात है, ये भी मीनू जी ने कही, सबसे आश्चर्यजनक तो मायावती जी का बयान है। 4 लाइन के ट्वीट से आपने पूरे मामले को खत्म कर दिया। आप केवल कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष की कार्रवाई से आप सहमत हैं, माफीनामे से आप सरकार के सहमत हो गए, और आप केवल मांग कर रही हैं कि पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे। कोई आपराधिक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, इसकी मांग भी आप नहीं करती। इसके कितना गंभीर विषय है, इसके भी पक्ष में आपके उस ट्वीट से आपका कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन यह स्थिति हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी समूह है, उसको एक बड़ी राजनीतिक ताकत मिली है, एक नया आधार मिल गया। इस घटना के प्रभाव से भारतीय सत्तारूढ़ दल बच नहीं पाएगा। और लगातार यह, मतलब इस सदन का आज आखिरी दिन था, हालांकि कल ही सत्र अवसान हो गया था, लगातार इस नए संसद भवन के साथ जो घटनाएं हुई हैं वह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ेगी। आदिवासी दलित राष्ट्रपति की अवहेलना, विपक्ष को अपने साथ शामिल न करना, एक आधा अधूरा सा और एक केवल धोखा देने वाला एक महिला आरक्षण का बिल, जो भी घटनाक्रम हुए हैं वह इस सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत भारी है। जी, और आते हैं, और भी बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन आना चाहूंगा इधर हमारे साथ स्टूडियो में शकील अख्तर जी बैठे हुए हैं और इन तमाम घटनाक्रम को बहुत नज़दीक से देख करके आ रहे हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी समझें। लेकिन उनसे पहले इसी मसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। सुनिए जरा। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जवान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं।
बिल्कुल, जो बात यहाँ कह रहे हैं अखिलेश यादव की पूरी पाबंदी लगा देनी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, जिससे कि वो चुनाव भी न लड़ पाए, बात बहुत पते की यहाँ कर रहे हैं। और ऐसे बिगड़े बोल वाले नेताओं के साथ शायद ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन शकील अख्तर जी, आप क्या कुछ कहेंगे? दिन भर के घटनाक्रम पर आपकी नजर टिकी हुई थी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर और अभी तक दानिश अली के घर तक राहुल गांधी का जाना, और उससे पहले ये जो बवाल मचा हुआ है उस पर, खासकर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक, सड़क तक, आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, शाब्दिक हिंसा सबसे खतरनाक होती है। जो लोग सड़कों पे लिंचिंग करते हैं वो इस शाब्दिक हिंसा से ही प्रेरणा लेते हैं। रमेश बिधूड़ी संसद के विशेषाधिकार के बहाने उसकी आड़ में नहीं बच सकते। उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि बाहर निकलो तो देखता हूं मैं। ये सीधा सीधा उन पे अटैक करने का मामला है दानिश अली के ऊपर। और एक ही पार्टी का अभी तक हमारे हमने सुन पाया है, और भी लोगों ने शायद कहा हो तब सुन नहीं पाए। CPIM ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि रमेश बिधूड़ी को गिरफ्तार करो। और हम समझते हैं कि बाकी जितनी भी इंडिया की पार्टियां हैं या बाकी जितनी पार्टियां हैं, उन्हें एक इसी मांग पर आना चाहिए कि सबसे पहले कम से कम जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बाहर निकलो तो मैं तुम्हारे साथ ये व्यवहार कर दूंगा। रमेश बिधूड़ी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बाकी बातें बाद में हैं कि उनकी संसद सदस्यता निलंबित की जाए, वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन ये सीधा सीधा जो मामला है ये फौजदारी का मामला है, ये क्रिमिनल मामला है ये। और ये लोकसभा अध्यक्ष को पूरा अधिकार है किसी को भी गिरफ्तार करने का, करवाने का। आपको याद दिला दें हम कि इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर गिरफ्तार करवाया गया था। इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई थी। तो इस मामले को छोटा समझ के अब हम भुला नहीं सकते हैं, जिस तरह मायावती ने कोशिश की है कि हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे, ये हालांकि वाला मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है। अभी आपने बताया कि बराक ओबामा ने वहां क्या कहा था। एक देश में आप माइनॉरिटी के खिलाफ इतना भयानक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा इस बात को, तो ये कोई सामान्य किसको मामला नहीं है। जब इसके साथ हम मणिपुर देखते हैं तो वहाँ क्रिश्चियंस के साथ आपने किया, दलितों के साथ आप कर ही रहे हो, आदिवासी के सर पे आप पेशाब कर रहे हो। दलितों का तो घोड़ी पे निकलना ही मुश्किल है कहीं पे भी, ओबीसी के साथ आप कर ही रहे हो। देश को ये एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पे ले आए हैं और आज हम सब ये चर्चा कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और वो किस बात का हिसाब लगा रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी के इस बयान से हमें वोटों का कितना फ़ायदा होगा। क्या एक बार फिर से हम लोकसभा का चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ सकते हैं? बहुत गंभीर मामला है ये, इसको किसी भी तरह से रफा दफा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये मामला आज का नहीं है। अभी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था, क्या हुआ उनके खिलाफ? वो भी सांसद हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और हम याद दिला दें, बात थोड़ी पुरानी है मगर बहुत ज़रूरी है, कि सरदार पटेल ने गृह मंत्री के तौर पर जब गांधी की हत्या कर दी गई थी, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको लेटर लिखा था, गुरु गोलवलकर ने संघ की तरफ से उन्हें लेटर लिखा था और कहा था कि साहब हिंदू महासभा और आरएसएस के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसे न की जाए। तो सरदार पटेल ने जो जवाब दिया था उस टाइम, 19 सितंबर 1948 का उनका लेटर था। जवाब में सरदार पटेल का उन्होंने लिखा था कि संघ के सारे भाषण जो हैं वो विश्वभरे होते हैं। हम आपको सुना देते हैं वो लेटर सारा का सारा जी, क्योंकि हमने सुबह लिखा है उसके बारे में काफ़ी। ये लिख रहे हैं सरदार पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, हमारी सूचना के अनुसार इन दोनों संस्थाओं मतलब हिंदू महासभा और आरएसएस ने, विशेषतः आरएसएस ने देश में ऐसा वातावरण बनाया कि ऐसी भयंकर दुखदायी घटना हुई, गांधी की हत्या। और इसके बाद पटेल ने 19 सितंबर 1948 को संघ प्रमुख गोलवलकर को के पत्र के जवाब में लिखा, संघ के सारे भाषण सांप्रदायिक विष से भरे थे। उस जहर का फल यह हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान चली गई। उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया तथा मिठाई बांटी,
उससे जहर और बढ़ गया। ये सरदार पटेल कह रहे हैं जी, कह रहे हैं मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं। तो ये जो जहर जब से शुरू हुआ है उसको हम लोग हल्का समझते रहे और आज स्थिति ये आ गई है कि संसद के अंदर इससे पहले कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया और आज जो ये भाषा बोली गई है ये विशेषाधिकार की आड़ में कि सांसद के विशेषाधिकार होते हैं, बच नहीं सकते। ये क्रिमिनल केस है और इसके बारे में तुरंत प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को और केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी एक बात जो और विशेष है वो हम ये कह दें कि राहुल गांधी अब वोटों की राजनीति से अपने आप को बहुत ऊपर उठा चुके हैं। एक तरफ मोदी सरकार गिन रही है कि रमेश बिधूड़ी के बयान से हमें वोट कितने मिलेंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी को इस बात की कोई चिंता नहीं है और वो फौरन दानिश अली घर पहुंच गए। उस दानिश अली के जो उनकी पार्टी के नहीं है जी, जो उनके इंडिया गठबंधन के भी नहीं है, और वहां जाके उन्होंने उनके साथ अपनी पूरी एकजुटता प्रदर्शित की और कहा कि ये मोहब्बत की दुकान है। इसका मतलब कि वो नफरत की दुकान है। वहां नफरत फैल रही है, वहां विष फैल रहा है, वहां विभाजन फैल रहा है, लेकिन यहां पे सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है और मोहब्बत के जरिए ही हम इस नफरत को हराएंगे। मायावती को आज भी समझ लेना चाहिए कि जब दलित लड़की के साथ हाथरस में बलात्कार हुआ तब वो नहीं गई थी, ये राहुल गांधी थे वहां गए थे। और आज जब दानिश अली के साथ हुआ तो वो राहुल गांधी ये वहां गए थे। और ओबीसी जो देश की आज सबसे बड़ी आबादी है, इसको भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आज उनके आरक्षण के लिए, उनकी महिलाओं के आरक्षण के लिए सबसे बुलंद आवाज अगर कोई उठा रहा है तो वो राहुल गांधी ही उठा रहे हैं। राहुल गांधी को आप वोट दो, वोट न दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देश एक रहे। इस देश में जो गरीब हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनके साथ राहुल गांधी खड़े होकर ये बता रहे हैं कि कोई भी अपने आप को अकेला न समझे, मैं हूं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी यहां एक्शन में और एक्टिवली सबसे पहले पहुंचते हैं दानिश अली के घर, लेकिन रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली पे जो कुछ किया है उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है और अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखी है सीधे लोकसभा अध्यक्ष को और उन्होंने डिमांड की है कि इनकी सदस्यता को आप बर्खास्त कीजिए। और अभी जैसे शकील अख्तर जी हमारे साथ ही कह रहे हैं कि ये अगर आप सदन के अंदर धमकी दे रहे हैं कि बाहर देख लूंगा, और न सिर्फ देख लूंगा बल्कि वो किस अंदाज में और किन शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं, आप लोग सुन चुके हैं। बार बार उन चीज़ों को सुनाना नहीं चाहता हूं उस बाइट को, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या कुछ चल रहा है, कितनी नफरत है और क्या इस नफरत के सहारे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। क्या इस नफरत की खाई को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है, या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है। बहुत कुछ है, लेकिन दानिश अली ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है वो सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ है आज चूंकि इस पिटारे में, इसलिए थोड़ी सी जल्दी भी हो रही है, देर भी हो रही, जल्दी नहीं बल्कि देर हो रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतने सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार दानिश अली इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैंने नोटिस दिया है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है और ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा
है, रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। समझ सकते हैं राहुल लाल जी और आप तमाम साथी और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, किस ढंग से दानिश अली परेशान और जो कह रहे थे शब्दबान जो होता है, शब्दों से आप बहुत कुछ करते हैं, आप शब्दों से किसी को खुश कर सकते हैं और शब्दों से किसी को मार भी सकते हैं। और ये जो है ये अमर्यादित शब्द, उसका इस्तेमाल दानिश अली के लिए रमेश बिधूड़ी करते हैं और उनके आखिरी लाइन आप याद कीजिए, रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फट जाएगी, ऐसा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे राहुल लाल जी इस पूरे मसले पे? कैसे देखते हैं आप इस देश की सियासत, किस दिशा में जाते हुए देखते हैं आप? और क्या ये जानबूझकर किया गया एक ऐसा कृत्य है जिसके सहारे 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी? राजीव जी, मैं पिछले 5 दिनों से लगातार जो है विजय चौक में ही था, यानी संसद भवन के सामने में ही था। और देखिए जिस तरह से नए संसद भवन में नए नए नाटक नौटंकी प्रत्येक दिन हो रहे थे और उसका जो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि उसका प्रभाव प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए उन्होंने प्लान बनाया था कि महिला आरक्षण बिल देंगे, खूब उसका ढिंडोरा पीटेंगे और उसके आधार पर हम काफी लाभ लेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया और ओबीसी के मामले को जिस तरह से उन्होंने उठाया, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति यह हो गई कि एक तरह से वो महिला आरक्षण का मामला पूरा का पूरा शिगुफा घोषित हो गया और दूसरी स्थिति यह हुई कि ओबीसी का मामला काफी फ्रंट पे आ चुका था। उसी समय से वहां पे तमाम मीडिया के गलियारे में जो बीजेपी के हवाले से ये चीजें चर्चा में ऑफ द रिकॉर्ड आनी शुरू हो गई थी विजय चौक के पास, कि कहीं कहीं संसद में बहुत ही कुछ जबरदस्त किस्म का सांप्रदायिक कोई टिप्पणी होने वाली है बीजेपी सांसदों के विरुद्ध। बीजेपी सांसद ही कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे कोई ना कोई, ये हर कोई अनुमान लगा रहा था। तो स्पष्ट है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है। और दिल्ली बीजेपी रमेश बिधूड़ी ने कोई ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है, उन्होंने पहले भी, लेकिन वो बयान चूंकि संसद से बाहर होते थे वो इस प्रकार के चर्चा में नहीं बनते थे, उनके पहले भी बयान थे। और उसके पहले अगर आप याद कीजिए, आपको याद होगा आज से 1.5-2 साल पहले दिल्ली के दिलशाद गार्डन में परवेश वर्मा ने किस तरह से बयान दिए थे, उन्होंने भी बहिष्कार की खुलेआम अपील की थी, हेट स्पीच उन्होंने वहां पे दी थी। तो ये जो बीजेपी के जो सांसद है, विशेषकर दिल्ली के जो सांसद है, इनके कामकाज के कुछ रिपोर्ट कार्ड तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन इनके सांप्रदायिक रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखेंगे। और उनके ऊपर कार्रवाई वो वही होती कि कम से कम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है उनके विरुद्ध तो प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मैं माफ नहीं कर सकूंगा, लेकिन जो दूसरे जो बीजेपी के सांसद भड़काऊ भाषण देते हैं उनके लेकर तो प्रधानमंत्री अब टिप्पणी भी नहीं करते, मुंह भी नहीं खोलते। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बयान सोचे समझे हुए ढंग से दिया गया। दानिश अली जी के एक बात से भी मैं बड़ा सहमत हूं कि क्या आरएसएस के पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है? देखिए, जब मैं कक्षा 3 में था राजीव जी, तब मैं 2 दिन आरएसएस के एक शाम के समय में उनका लगा करता था, उसमें मैं 2 दिन के लिए गया हूं कक्षा 3 के समय में। जो मेरा घर है वहां पे सामने में एक नदी है, तो प्रथम दिन तो हम लोग को मिठाई उठाई खिला दिया बच्चों को उन्होंने, लेकिन दूसरे दिन चूंकि मेरा जो घर है, जो हमारे तमाम मित्र थे वो हिंदू समुदाय के भी है, मुस्लिम समुदाय के भी तमाम मित्र थे, बच्चे थे हमारे साथ। दूसरे दिन उन्होंने इसी प्रकार के भड़काऊ किस्म की चीजें मैंने उस जमाने में जब कक्षा 3 में था तभी मैंने सुन लिया था। और उसके बाद से मुझे तभी आरएसएस की सच्चाई बहुत, जब मैं छोटा रहा तभी पता चल गया। तो जो वो बोल रहे हैं कि क्या यही चीजें सिखाई जाती हैं, बिल्कुल आरएसएस की भाषा शैली, वो भले ही मीडिया के सामने में, दुनिया के सामने में अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता हो, लेकिन वह मूलतः एक सांस्कृतिक संगठन नहीं है, वह एक सांप्रदायिक संगठन है। और उस नई संसद से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, जहां मनगढ़ंत बातों के आधार पर, मनगढ़ंत ढंग से न्याय की कहानी गढ़ के सेंगोल की स्थापना की गई, उसको न्याय का दंड कहकर प्रदान किया गया। अगर इनको न्याय के मामले में रत्ती भर भी, अगर इनको थोड़ा सा भी न्याय को लेकर कुछ लोक लज्जा लिहाज अगर होता, तो आज उनको गिरफ्तार किया जाता इमीडिएटली। यह मामला इतना ज्यादा गंभीर है। और हम लोगों को अभी भी याद है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या बोला था, अरे नीरव मोदी बोल दिया था, और उन्होंने बोला था नीरव मतलब चुप्पी और मोदी मतलब मोदी। तो बताइए उस बयान के ऊपर किस तरह से अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर कैसा, किस तरह से उनके ऊपर कठोरतापूर्ण व्यवहार इसी स्पीकर महोदय ने किया था। और आज स्पीकर महोदय का मामला कितना ठंडा है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, खुलेआम उनको अपशब्द कहा जा रहा है, सांप्रदायिक टिप्पणी की जा रही है, और ये धमकी दी जा रही है कि बाहर देख लिया जाएगा। ये इसको कहते हैं कि मामला सर से ऊपर चले जाना, यानी बीजेपी अब इतनी बौखला गई है
कि वो इस स्तर पे अब वो खुलेआम संसद में बयान दिलवा रही है। जो बयान अब तक संसद भवन के बाहर होते तो वो बयान यहां से आ रहे हैं। मुसीबतों का पहाड़ केवल इनके लिए संसद भवन नहीं है, मुसीबतों का पहाड़ इनके लिए इन्होंने भी भारत मंडपम बनाया, G20 की इतनी लंबी चौड़ी चर्चा की, वहां से क्या निकला? अब तो देखिए सारी चीजें खुल के सामने में आ रही है कि G20 में जहां पे मीडिया कह रहा था कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि भारत का डंका बज गया, जबकि वहीं पे G20 में तमाम देश जो है, कनाडा वो मामला उठा रहे थे प्रधानमंत्री के साथ, तमाम बड़े बड़े दुनिया के पश्चिमी देश जो है कि वो कनाडा के समर्थन में खड़े थे और प्रधानमंत्री को डांट पड़ रही थी। तो G20 में भारत कैसा विश्वगुरु बना था वो तो हम लोगों के सामने में है। क्योंकि आज भी अगर हम लोग देखें ये सिचुएशन देखिए कहां से बना हुआ है। आप आंतरिक तौर पर बिल्कुल घिर गए हैं, आपके पास महिला वोटर नहीं, आपके पास ओबीसी वोटर नहीं, जिस तरह से आपने राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया, आपके साथ एसटी वोटर नहीं, आपके साथ एससी वोटर नहीं, वैसे स्थिति में ये घरेलू मोर्चे पे फंसे हुए हैं। क्योंकि देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो बयान दिया है जैक सुलिवन ने, वो बयान बड़ा खतरनाक किस्म का बयान है। और अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उस रूप के बयान नहीं देता, उन्होंने खुल के कह दिया कि भारत को वो किसी प्रकार का छूट नहीं देंगे कनाडा के मामले में। तो जिस जगह से आप गलबैया कर रहे थे अमेरिका को लेकर, जो तमाम नाटक नोटंकी चला रहे थे, वहां से आपको दो टूक जवाब मिला है, आपको ब्रिटेन से दो टूक जवाब मिला है, ऑस्ट्रेलिया से दो टूक जवाब मिला है। तो आप बता दीजिए कि भारत विश्वगुरु कैसे बन रहा है, दुनिया में भारत का डंका कैसे पीट रहा है? क्या भारतीय प्रधानमंत्री को सभी लोग डांटे, भारत को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करें, उससे हम लोग विश्वगुरु बन रहे हैं? तो ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी और देश की स्थितियां जो चल रही है, आज संसद भवन के भीतर जो मामला हुआ है, प्रधानमंत्री जी को अगर देश की इज्जत बचानी है, न्यू इंडिया की इज्जत बचानी है, तो उनके त्वरित तौर पर उनको गिरफ्तारी का संज्ञान लेना चाहिए। छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे कभी भी। इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हीं लोगों के निर्देश पर यह घटना घटी है, क्योंकि ये लगातार राहुल गांधी के भाषण के बाद से यह मामला लगातार चर्चा में था। राजीव जी विजय चौक पे सभी लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ सांप्रदायिक किस्म के बयान दिए जाएंगे, लेकिन वो सांप्रदायिक किस्म का बयान इस तरह का होगा, इतना कठोरपूर्ण होगा जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला दे। मैं तो राहुल गांधी को बिल्कुल दिल से सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ना दलीय कोई प्रणाली देखी, ना तमाम तरह की कोई चीज देखी और सीधे सीधे आज भी अपनी मोहब्बत का संदेश लेके दानिश अली के घर पहुंच गए। तो आज अगर भारत को जोड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहा है, और तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो जिनके पास देश को ताकत को आगे बढ़ाना था, देश को जोड़ना था, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, देश को खतरा सत्ताधीशों से है। विपक्ष बेचारे देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह सोचिए कि हमारी देश की स्थिति किस जगह पे और किस पॉइंट पे पहुंच चुकी है। राजनीति में इससे न्यूनतम कोई स्तर नहीं हो सकता है, हम लोग उस निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। राजीव जी बिल्कुल उस निम्न स्तर पे पहुंच चुका है। जरा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, तमाम हमारे साथियों की बात आप सुन रहे हैं, जरा आपकी बात समझना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? पिछले आज 5वां दिन है, संसद चौथे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए आपने देखा दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों को एडजर्न कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए। 5 दिनों का हम लोगों ने इंतज़ार भी किया था कि शायद 5वें दिन भी कुछ आ जाए। कल रात को हम यही चर्चा भी कर रहे थे कि पता नहीं अब आज रात को अचानक कोई मीटिंग हो जाए, कैबिनेट की कोई बैठक हो और कल कुछ और लाया जाए। लेकिन चलिए, चौथे दिन समाप्त, लेकिन संसद से जो निकल के आया है उसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। और संसद से जो निकल के आया है, जो शब्द निकल के आए हैं, ये बहुत भयावह, दुखदायी, अपमानजनक, और इसकी चर्चा, इसकी गूंज बहुत दूर तक होगी। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये कहूं कि अपने राहुल लाल जी ने जो कहा है कि ये चरम बिंदु है, तो मुझे नहीं लगता चरम बिंदु है। ये नफरत का जो सागर है, ये जो दरिया है, ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा है राहुल जी कि मुझे नहीं लगता कि अब ये रुकने से रुकेगा। दूसरी बात, एक बहुत बड़े शायर हुए थे हफीज जालंधरी, जो बंटवारे के बाद चले गए थे पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा था। उन्होंने एक बार एक भारतीय को कहा था, जब किसी भारतीय ने उनसे कहा कि भाई आप ऐसे देश में चले गए, इतनी जाहिलियत है, इतनी कट्टरता है, तो उन्होंने कहा देखिए मियां, जाहिलियत इधर भी है और आपकी तरफ भी है। केवल एक आपकी तरफ जो उजला पक्ष है वो नेहरू है। जिस दिन नेहरू चले जाएंगे, दोनों देशों के बीच का जो फर्क है खत्म हो जाएगा। जाहिलियत उधर भी है, इधर भी है। लेकिन नेहरू जी ने, उनके जाने के बाद भी हिंदुस्तान ने उस कट्टरता और जाहिलियत को से बच कर रहा हिंदुस्तान लंबे समय तक। अब ये जो पुरानी संसद से निकल कर ये जो आ गए हैं नई संसद में,
तो यकीन मानिए कि नई संसद बनाई ही इसी जाहिलियत और नफरत के प्रदर्शन के लिए ही बनाई गई है। यहाँ हम रोज नई नई चीजें इस तरीके के देखेंगे। शुक्र है कि 4 ही दिन में ये सत्र खत्म हो गया, विशेष सत्र, लेकिन आने वाले समय में जितनी भी चीजें होंगी इस तरीके की घटनाओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मोदी जी की ये आवश्यकता बन गए हैं। अब मोदी जी का खुद का बस जो है इन लोगों पर नहीं है। आप देखिए कि एक बार उन्होंने किसी को ये तो जरूर कह दिया, किसी ने जब गोडसे के बारे में कहा तो उन्होंने कहा मैं इन्हें दिल से माफ नहीं कर सकूंगा, लेकिन इन्हें दिल से माफ करना भी पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, उनको लोकसभा की टिकट भी देनी पड़ेगी और उनको अपने इर्द गिर्द रखना भी पड़ेगा, क्योंकि यही मोदी जी की ताकत है। मोदी जी मजबूर हो चुके हैं, उनके लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया है कि वो इन लोगों को साथ लेकर चले। उनका जो सारा खाद पानी जो मिल रहा है उन्हें, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, वो यही लोग हैं। वही जाहिलियत है जिसके बारे में हफीज जलंधरी ने कहा था कि आपकी तरफ भी जाहिलियत भरपूर है। तो अब वो सब कुछ जो सामने आने लगा है। पुरानी संसद में नेहरू जी का असर लंबे समय तक रहा। अगले साल तक नेहरू जी की मृत्यु को पूरे 60 साल हो जाएंगे राजीव जी। ये जो 6 दशक हैं, इस 6 दशक के बाद भी जो है नेहरू का प्रभाव हमारी राजनीति पर इतना जबरदस्त था कि नेहरू की जो विरोधी विचारधारा के भी जो लोग थे वो भी मानते थे नेहरू को, और संसद को कभी भी उन्होंने इस तरीके की नफरत और कट्टरता का अखाड़ा कभी नहीं बनने दिया था। लेकिन पिछला जो 9 साल है आप देख रहे हैं, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी, मतलब इसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रवेश शुक्ला तो बाहर के हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा भी थे। उसके अलावा आप देखिए अनुराग ठाकुर थे, जो नफरत को संसद के अंदर भी फैला रहे थे और बाहर भी फैला रहे थे। तो यही शक्ति है मोदी जी की। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये जो नफरत का जो सैलाब है वो वाकई रुकेगा। दानिश अली की जो बात है कि रात भर सो नहीं पाए, यकीन मानिए कि कल की इस घटना के बाद अकेले दानिश अली ऐसे नहीं है जो सो नहीं पाए। इस देश में जो लोकतंत्र को बचाना चाहता है, धर्मनिरपेक्षता में जिसकी आस्था है और जो चाहता है कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वो भी रात भर सो नहीं पाया। हम सब की नसें जो है वाकई जो है फटने की स्थिति में आ गई है कि ये कहां जाकर रुकेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अभी चलना है, लेकिन ये बात जरूर है कि नया संसद भवन जो है उसमें मोदी का जवाब जो है वो ऐसे ही हो सकता है कि आप अगर दानिश अली को गालियां देते हैं तो हम दानिश अली के घर में जाएंगे, उसे गले से लगाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि दानिश अली कौन सी पार्टी का है, उसकी पार्टी के अपने जो नेता हैं वो उसे गले लगा रहे हैं, उसे बचा रहे हैं, नहीं बचा रहे हैं। अंतिम बात ये मैं कहूंगा कि एक ऐसा समय है जब देश के अल्पसंख्यकों को सोचना होगा कि आपका वाकई में रहनुमा कौन है। यहाँ के दलितों को सोचना होगा कि वो कौन सी पार्टी है जो आपके साथ खड़ी है। तो ये आज सोचने का सबका, और खुद सबसे बड़ी बात कि मायावती और ओवैसी जैसे लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमको किस पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद करनी है या नहीं करनी है। राजीव जी, इन सब के बीच एक तस्वीर राजस्थान की आपके बीच हम रख रहे हैं। कुछ दिन पहले गौरव गोगोई और वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात हुई थी, और एक मुलाकात राजस्थान के मुख्यमंत्री आप देखिए अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात, उसकी तस्वीर ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दोनों की मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है क्योंकि सामने चुनाव है, और चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये लोकसभा के चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा के चुनाव हैं, और वहाँ ये दोनों अलग अलग दल के नेता अभी एक मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी, और पिछले 30 साल से आप जान रहे हैं कि राजस्थान में यही होता है कि एक बार अशोक गहलोत तो दूसरी बार, यानी एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस पार्टी, ऐसे ही इनके मुख्यमंत्री बनते आए हैं। लेकिन ये मुलाकात क्या कुछ कहती है इस चर्चा में? अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, रमेश भिदुड़ी की बातों की चर्चा कर रहे हैं, महिला आरक्षण की चर्चा कर रहे हैं, संसद भवन और वो भी नए संसद भवन में प्रवेश के बाद जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा के बीच जो तस्वीर आ रही है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। यहां हम इसकी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, चर्चा हम आगे बढ़ा रहे हैं सीधे। और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, जरा आपसे और समझूं कि जो कुछ है, जो कुछ चल रहा है, ये जो आप इस तस्वीर को तो आप देख ही रहे थे, लेकिन उससे इतर ये राजस्थान में जयपुर की तस्वीर, लेकिन दिल्ली में जो तस्वीर चल रही है उस पर आपकी टिप्पणी। राजीव जी, एक तो ये एक अकेला जो रमेश भिदुड़ी है ये मोदी जी पे भी भारी है। ये सच्चा जो है वारिस है मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी को अब चाहिए कि 2024 के लिए इसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दे।
चूंकि इससे अच्छा जो है वो प्रत्याशी अब नहीं मिल सकता है। वैसे भी मोदी जी अब बुजुर्ग हो रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाने वाले हैं, तो उनका विकल्प चाहिए ही है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है कि रमेश बिधूड़ी ने स्वयं को जो वो मोदी जी के विकल्प के तौर पे पेश कर दिया है, ऐसा लगता है। और हो सकता है कि संघ परिवार जो है उस पर गंभीरता से हो कि उनका अगला प्रत्याशी जो है 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए रमेश बिधूड़ी होगा। आप राजीव जी क्रोनोलॉजी समझिए, देखिए क्रोनोलॉजी ये है कि जो महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, जिसे वो शक्ति बंधन चंदन जो भी कुछ कहा जा रहा है, तो उसके जरिए प्रयास ये था कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ेगी इससे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूरी मजबूती के साथ बिल को पास करा दिया, और बिल पास कराने के साथ साथ जो झुंझुना लेकर के आए थे मोदी जी, उस झुंझुने का जो था वो मूठ पकड़ के तोड़ दी, और उस पर उसने सवाल खड़े कर दिए ओबीसी आरक्षण को लेकर के। यानी जो चाल चली गई थी कि इसमें इंडिया को फांसा जाएगा, तो इंडिया ना फंस के उसमें एनडी अलायंस जो है और बीजेपी पार्टी जो वो फंस गए। तो अब इसकी कार जो थी वो कोई खोजी जानी थी, तो इसीलिए एक दिन पहले ही जो है वो संसद का विशेष सत्र जो था वो स्थगित कर दिया गया। एक तो आपने बुलाया था जब संसद का विशेष सत्र, तो आपने उसे एक दिन पहले स्थगित क्यों किया? जब विशेष सत्र था तो विशेष बातें होनी चाहिए थी, तो विशेष बातें नहीं हुई। तो विशेष बात जो सत्र की थी राजीव जी, वो महिला आरक्षण विधेयक, वो महिला शक्ति बंधन चंदन नहीं है। विशेष बात जो है इस सत्र की वो रमेश बिधूड़ी है। रमेश बिधूड़ी जो है वो प्रोजेक्ट हो गया है 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर। मुझे लगता है कि आज से ही जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उसको अपने कंधे पर उठाकर के घूमना शुरू कर देंगे और कहने लग जाएंगे आपकी बार रमेश बिधूड़ी सरकार, मोदी सरकार आप नहीं कहेंगे। ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है इसमें गंभीर चर्चा चल रही होगी। दूसरा राजीव जी, जो मायावती जी की बात हो रही थी, देखिए कुंवर दानिश अली वो व्यक्ति हैं जो पहले जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय महासचिव भी होते थे और प्रवक्ता भी, मुख्य प्रवक्ता होते थे। और जब 2018 में वहाँ गठबंधन की सरकार बनी तो इनकी बड़ी भूमिका जो थी वो कांग्रेस और जेडीएस के साथ बातचीत कराने में, और मायावती जी की बीएसपी जो थी उनका भी एक वहाँ एमएलए था, वो कराने में थी। उसके बाद ये बीएसपी में चले गए थे जाकर के, वहां से ले ये जो थे नेता संसदीय दल थे बहुजन समाज पार्टी के, और जब धारा 370 पे बहस हुई, 3 तलाक पे जब बहस हुई, इस पे इन्होंने जो था वो धारा 370 हटाई जाने की और तीन तलाक को समाप्त किए जाने के खिलाफ वहां बातें रखी थी। उससे कुपित होके मायावती जी ने जो था वो इनको जो था उससे हटा दिया अपने संसदीय दल के प्रमुख के पद से। तो मायावती जी की राजनीति तो एकदम जो है वो स्पष्ट है, बिल्कुल खुली हुई है एकदम कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो ये मायावती जी क्या करनी क्या नहीं करनी, उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज जो है स्पष्ट हो गई है। अब राहुल गांधी भी राजीव जी जाकर के मिले हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी ने 2 संदेश दिए हैं। एक तो ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ राहुल गांधी जो तन करके खड़े हुए हैं, और बाहर निकल के जब उन्होंने कहा भी कि मोहब्बत की दुकान, तो ये संदेश उन्होंने फिर से दे दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश जो मुझे लगता है कि यहाँ से दिया गया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति है वो जारी रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। और कोई तलाशा जा रहा था कि कोई मुद्दा इस तरीके से मिले कि जो राहुल गांधी ने और इंडिया ने जो ओबीसी का आरक्षण जो है इसमें लेने की और जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके सवाल उठाए हैं, तो उसकी काट किस तरीके से की जाए, तो उसके लिए रमेश बिधूड़ी को लाया गया है। जी राजीव, चलिए अब जरा जल्दी से इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं, समय भी काफ़ी हो चुका है और आप तमाम साथियों के विचार और भी एक राउंड सुनने हैं। स्वामी जी, कैसे देखा जाए, क्या जो एफआईआर की बात हो रही है दानिश अली के ऊपर, जो बातचीत जो भी यहाँ जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसको देखा जाए अगर, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ एफआईआर पहुँचेगी, लेकिन जो राजनीति जिस दिशा में ले जाना चाहती है बीजेपी, उसमें क्या सफल होती हुई दिखाई दे रही है, या देश की जनता जैसा आप कहते हैं वो अब दूसरी दिशा में सोचने लगी है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में अगर आप देखें, हर सेगमेंट को देखें, हर क्षेत्र के लोगों को देखें, जैसे कुलियों से मिले राहुल गांधी, बाकी जितने भी वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, जो सताए गए वर्ग हैं, जिनका अपमान हुआ है, चाहे वो दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनमें एक चेतना जागृत हुई है। आप देखिए, आप खुद ही, आप तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को करते हैं और देखते हैं, जनता आज से 6 महीने पहले ये कहने के लिए तैयार नहीं थी, हम लोग भी कहने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारा समर्थन कांग्रेस के लिए है या राहुल गांधी के लिए है। हम केवल ये कहते थे कि हम मोदी जी के विरोधी हैं। आज के तारीख में आप जहां भी जाएंगे 50-60% लोग
खुलेआम कहते हैं कि हम राहुल गांधी के समर्थन में हैं। इसका मतलब यह है कि देश की जनता, जैसे कल आपने दिखाया था, कुलियों के बारे में दिखाया था, उस 3 व्हीलर के ड्राइवर के बारे में दिखाया था, इतनी बुद्धिमानी। इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष का एक एक आदमी, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो, संघर्ष कर रहा हो, वो देश का हित जानता है। उसे पता है कि देश का राष्ट्र हित क्या है और देश में देश आगे कैसे बढ़ेगा। सबको ये पता है कि जुमला क्या होता है, देश की असली आत्मा क्या है, उसको कैसे सींचा जा सकता है, भारत को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। तो जो एक आडंबर क्रिएट किया गया था, एक व्हाट्सएप का जो मीडिया था, उसका प्रभाव कम हो रहा है। और मैं सच में आपसे बताता हूं, जो मुझे लगता है पिछली जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो व्हाट्सएप पे लड़ा गया था, उनके योद्धा विजयी हुए थे। और इस बार का जो चुनाव होने वाला है 2024 का, ये यूट्यूब पे और आप लोगों के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। और इसमें उनके गोदी मीडिया वाले बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं और आप लोगों के चैनल जिस प्रकार से ऊपर बढ़ रहे हैं, इससे ये संकेत मिलता है कि देश की जनता देश का हित समझ गई है। नफरत से देश बर्बाद हो जाएगा, मोहब्बत से देश जुड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, देश की जनता पे मुझे विश्वास है, देश के गरीब से गरीब आदमी पे मुझे विश्वास है, मोहब्बत ही जीतेगी, नफरत हारेगी। नफरत हारेगी। और ये बात कह रहे हैं यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। जरा मीनू जी आपसे भी समझूं, कैसे अब यहां से आगे क्या कुछ देखती हैं आप, राजनीति को किधर देखती हैं आप? देखिए, राजनीति तो जो आज का दिन है उसमें तो दो तरफ खींच रही है। एक नफरत की तरफ जा रही है, एक मोहब्बत की तरफ जा रही है। एक सूट बूट की सरकार की तरफ जा रही है और एक दलितों, वंचितों, पिछड़ों की तरफ जा रही है। दो धाराएं बराबर बराबर इस टाइम देश की राजनीति में चल रही हैं, पैरेलल। लेकिन जो अभी तक एक ध्रुवीय चल रहा था मामला कि नफरत की राजनीति की तरफ या सूट बूट की तरफ ही एक तरफ धारा बही जा रही थी, उसमें अब जो पानी जो है वो इधर से लौट के मोहब्बत की धारा और दलितों, पिछड़ों की तरफ बहना शुरू हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो राहुल गांधी की भारत यात्रा ने, भारत जोड़ो यात्रा ने प्ले किया है। वहां से एक टोन सेट हो गया, पब्लिक को विश्वास जागा नेता के अंदर कि एक नया नेता इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो रहा है। उसके बाद न केवल राहुल गांधी भारत यात्रा तक सीमित रहे, उन्होंने उसके बाद भी अपनी जो वहां का जो उनका जो 3 सूत्री कार्यक्रम था, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसको लगातार जारी रखा। चाहे वो ट्रक के लोगों से हो, चाहे वो किसान महिलाओं से उनका इंटरेक्शन हो, मोटरसाइकिल मैकेनिक से इंटरेक्शन हो, रामेश्वर सब्जी वाले को घर पे बुला के खाना खिलाना हो, या फिर आज जो हुआ है, कल जो हुआ कुलियों के साथ हुआ, और अभी पता नहीं कौन कौन लोगों की, जो भी उनको दलित, पिछड़े जो लोग हैं या जो वंचित लोग हैं, उनके लिए वो कर रहे हैं। और आज उन्होंने ओबीसी के लेके भी उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने पार्टी का रुख इसमें साफ किया है और ये भी साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन की लगभग सारी पार्टियां इस मुद्दे पे एक मत है। तो इस वक्त जो देश की राजनीति है वो अब सूट बूट की तरफ से हटके जो इस वास्तव में जो इस देश की के हकदार हैं, जो इस सत्ता में भागीदार होने चाहिए, उनकी राजनीति की तरफ जाती नजर आ रही है। और जो इंडिया गठबंधन है वो डेफिनेटली डरा रहा है मोदी जी को, और उसके लिए उन्होंने तैयारी भी करी, विशेष सत्र का एक नाटक खोला, इवेंटबाजी की, लेकिन उल्टा वो जो विशेष सत्र भी किया वो भी उल्टा पड़ गया। महिलाओं को जिनको लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उल्टे उनके कोप का भजन बन गए। महिलाएं उनकी चालाकी समझ गई कि क्या कर रहे हैं, कि खाली लिफाफा दे रहे हैं हमें हाथ में कि लो भाई ये ले लो। खोल के देखा तो उसमें 1 रुपया भी नहीं है। तो वो चीज उनकी बैकफायर हो गई और रईस ही कसर आज दानिश अली ने निकाल दी है। तो लोगों का विश्वास अब फिर दोबारा से मोहब्बत की दुकान पे गया है। जैसे ही ये खबर आई तुरंत मैंने भी यही ट्वीट किया, भाई मोहब्बत बनाम नफरत, और राहुल गांधी ने का भी यही आया कि भाई मोहब्बत की दुकान और कोई, यही है मोहब्बत, यही होता है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में यही तो करते रहे कि मरहम लगाने का काम, वो कोई भी हो, उसमें मुसलमान हो, ईसाई हो, या जो भी वंचित दलित तबका, जो भी मेहनतकश लोगों का जो समूह थे, जो भी लोग थे, उन सबके साथ सबको जोड़ने की बात है जो चल रही है। और ये आइडिया ऑफ इंडिया, जो सब भारत का जो सपना है वो यही है। भारत का सपना ये नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ करके उसकी प्रतियां बंटवा दी जाए नई लोकसभा में, नए संसद भवन में। ये भारत का सपना नहीं है। ये भारत का सपना यही है, सर्वसमावेशी,
अब जो आप सभी ने कहा कि राहुल गांधी ने ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी के है दानिश अली, उनको लगा कि दानिश अली के ऊपर नफरत की जो राजनीति है उसने दिल को छलनी कर दिया है दानिश अली के। राहुल गांधी वहां तुरंत पहुंचे, दानिश अली को गले से लगाया। यही ना राहुल गांधी वॉक्स द टॉक, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने वही किया जो वो कहते आ रहे हैं 1 साल से, भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत से, और आज उन्होंने ये किया। राहुल गांधी वास्तव में इसके लिए प्रशंसा के हकदार हैं, और अगर वाहवाही उनकी हो रही है तो उसके हकदार हैं, पहले नेता हैं। इवन उनकी पार्टी के अध्यक्ष को पहुंचना चाहिए था अपने सांसद के घर सबसे पहले। उनकी पार्टी के अध्यक्ष तो कॉम्प्रोमाइजिंग ट्वीट कर रही हैं, पहुंचा कौन? दूसरी पार्टी का अध्यक्ष का नेता। तो एक अच्छा है, यही इसी किस्म की राजनीति अगर इस देश में आगे बढ़ेगी तो ये नफरत डेफिनेटली हारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी राजीव जी, नफरत हारेगी। इस बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दानिश अली के घर जब राहुल गांधी पहुंचे थे। इस बीच दानिश अली ने एक चिट्ठी लिखी है सीधे लोकसभा अध्यक्ष को और प्रिविलेज कमेटी को इस पूरे मसले को देने की डिमांड की है उन्होंने। और नोटिस जो है वो अंडर 222 ये देखिए लेटर ऑलरेडी है दानिश अली का 222, 226 और 227 के नियम के तहत ये 222, 226 और 227 जो है वो है प्रिविलेज कमेटी को, कमेटी ऑफ प्रिविलेज अंडर रूल 227 के तहत इस पूरे मामले की छानबीन इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जितने शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उन तमाम चीज़ों को यहाँ लिखते हुए दानिश अली और इस चिट्ठी को उन्होंने भेजा है। लेकिन इस बीच एक ट्वीट आया है मुख्तार अब्बास नकवी का, उस ट्वीट को भी दिखाएंगे, हम आप तक पहुँचाएंगे। और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहीं ना कहीं जो बीजेपी की रणनीति है, जो घटियापन है, उसको यहाँ दर्शाते हुए उनके ट्वीट में है, उस ट्वीट को भी आप तक पहुँचाएंगे हम। लेकिन आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, पहले आपके पास, फिर शकील जी आपके पास आता हूं। सुनील शुक्ला जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति उस दिशा में जा रही है जिस दिशा में नहीं जानी चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, उस दिशा में जा नहीं पाएगी। आप स्थिति देख लीजिए कि जो लोग केवल नफरत की भाषा बोलते हैं, केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, बेमस फलाने काम करते हैं, वह भी इस वक्तव्य के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी जिसका आपने नाम लिया, उनका ट्वीट पढ़ लीजिए आप। रविशंकर प्रसाद जो हंसते हुए दिखाई पड़े थे, उन्होंने उस वक्तव्य से अपने आप को दूरी बना ली। हर जो भी इस पार्टी का नेता, इस पार्टी के लोग भी हैं, उनके साहस नहीं हो पा रही है कि इस वक्तव्य के साथ वो खड़े हो जाए। ये इसका बहुत जब इस तरह के वक्तव्य का संदेश वो समाज में बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है। ये सुप्रिया सुले ने भी प्रिविलेज कमेटी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने भी कहा है कि यह एक गंभीर विषय है और इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सभी पूरे उन शब्दों का उल्लेख किया है जो रमेश बिधूड़ी ने बोली है दानिश अली के लिए। पूरा का पूरा विपक्ष इस समय खड़ा हो गया है दानिश अली के साथ और सरकार के ऊपर हमलावर है। और सरकार की स्थिति यह है कि उनके मंत्री भी इस पूरे वक्तव्य से अपने आप को दूरी बनाए रख रहे हैं। उनको नेता भी दूरी बनाए हुए हैं जो उस समय उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया जो समय की जरूरत थी। कोई भी समाज मैंने घृणा को स्वीकार नहीं कर सकता। कोई भी समाज इस तरह के दूरी बनाने वाली बातों को, अपमानजनक बातों को स्वीकार नहीं कर सकता। संसद इस बात के लिए थोड़े होती है। और इस जो घटनाएं घट रही हैं, आप लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन के आएगी। जिसका राजनीतिक आप लाभ लेना चाहते थे महिला आरक्षण बिल, उससे महिलाएं सहमत नहीं है, पूरा समाज सहमत नहीं है। तरह तरह के हमले आपके ऊपर हो रहे हैं। अब्बास नकवी के इस ट्वीट को देख लीजिए, ये ट्वीट है, जरा ले आइए फिर से, जब थोड़ा स्क्रीन पे देखिए। कह रहे हैं कि घंटों में ही गुरु घंटाली का घटिया घमासान घमंडिया घरानों का अरमान बन गया, खुदा खैर करे। ये कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी जो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। और दूसरा ट्वीट है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। देखिए ये लिख रहे हैं दानिश अली के लिए कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है, घंटों में ही गुरु घंटाली का घटिया घमासान घमंडिया घरानों का अरमान बन गया, खुदा खैर करे। अब खुदा खैर किसको करे ये तो आप तमाम साथी आप सब समझ सकते हैं। ये क्या दानिश अली खुद पे, क्या दानिश अली ने कहा था रमेश बिधूड़ी को कि मुझे गाली देना और मैं कांग्रेस में शामिल होऊंगा? क्या बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। सुनील शुक्ला जी, इसके पहले इन्होंने इनका एक और ट्वीट है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी का भी ट्वीट है वो। लेकिन सवाल इस बात का है कि राजनीति भी तो करनी है।
अब इनको स्थिति आ गई कि आप अगर कोई व्यक्ति दो नेताओं की मुलाकात है तो आप इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। आप अगर आप समर्थन कीजिए, अगर आपके पास साहस है तो रमेश। उन्होंने लिखा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। भाई रमेश भिदुड़ी जी हाथ जोड़े हुए, ये ट्वीट है, ये ट्वीट है 1 घंटा पहले। उसके बाद देखिए ये ट्वीट आता है, ये देखिए सामने है ट्वीट। ये सबसे पहले ये ट्वीट आया है 7:30 बजे उन्होंने ट्वीट किया है, और जो दूसरा वाला ट्वीट आप दिखा रहे हैं उसका भी समय देख लीजिए। तो है क्या, हर घटना विशेष में आपको राजनीति देखनी है, लेकिन आपके पास ये साहस नहीं है कि आप स्वीकार कर लें कि रमेश भिदुड़ी ने जो कहा है वो गलत है या सही है। आपको अपनी कौम भी देखनी है और अपनी राजनीति भी देखनी है, लोगों के बीच भी जाना है। कैसे आप इस तरह की घटनाओं के, इस तरह के वक्तव्य के साथ आप खड़े हो सकते हैं? और आप रविशंकर प्रसाद जी का भी आप ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने क्या किया है कि हम हमेशा मर्यादित आचरण के समर्थन में रहे हैं, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी। और यही रविशंकर प्रसाद जी रमेश भिदुड़ी के भाषण के समय हंसते हुए दिखाई पड़े। सवाल यह है ना कि आप ये हमारे राष्ट्र के नायकों ने हमको ये संस्कार नहीं दिए हैं कि आप हमेशा तनाव में रहिए, घृणा में रहिए, एक दूसरे की तरफ इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कीजिए। संभव ही नहीं है वो। और जो एक पूरा लगातार जो घटनाक्रम है पिछले दिनों का, जिस महिला विधेयक से आप राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे थे वो बैकफायर कर गया, लोग आपके खिलाफ चले आए कि वह यह लाभ पहुंचाने या सशक्तिकरण के बजाय अपने को प्रचार करने के लिए पूरा का पूरा बिल लाया गया। ये बात होने लगी। आप जिस राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हो गए और कुलियों के बीच में गए, तो आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं आई, उसके बाद आप कुलियों का प्रतिक्रिया भी देख लीजिए क्या आया, किस तरह इतना राजनीति उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्त की। यह रविशंकर प्रसाद जी का बयान है, आपने दिखा दिया है कि आप साहस नहीं कर सकते। हमने एक कोई तरीका है लोकसभा में बैठ करके अपने सहयोगी, अपने मित्र सांसद के बारे में इस तरह का बयानबाजी करें आप, और उसके बाद हंसते हुए देख लीजिए आप इनको, आप फोटो भी दिखा रहे हैं इन्हें। तो ये घटना इस तरह की है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, कम से कम उन भारतीय जनता पार्टी के उन समर्थकों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया उनके सामने कि आखिर इस पार्टी के साथ तो कैसे बने रह सकते हैं। जो बात करते हैं आप, वो धोखा है, केवल बयानबाजी है। आप देश के एक नया भारत बनाने के लिए आए थे और नया भारत रमेश भिदुड़ी जी बना रहे हैं। 10 साल के बाद ये नौबत आ गई। स्थिति है ना कि आपकी जो लोकप्रियता जो है वो लगातार घटेगी। आप उसको बरकरार नहीं रह सकते इस तरह के आचरण के साथ। एक सौम्यता, एक शिष्टता की अपेक्षा की जाती है सरकारों से। इस तरह की भाषा का थोड़ा कोई उम्मीद करता है। तो जो राहुल गांधी की अपनी पहल है, ये इसका असर व्यापक होगा। बिना समय गवाए तुरंत एक ऐसे जो सांसद बात न कर पाए, एक उनका वीडियो आया हुआ है, बात करते करते रो पड़े और अपने घर के अंदर चले गए और बात नहीं कर पाए दानिश। जब दानिश अली कोई कमजोर नेता नहीं है, बड़े मजबूत नेता हैं, बड़े लंबी राजनीतिक पाली खेली है उन्होंने और लंबे समय से राजनीति में है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी इस तरह के हमले से अपने आप को आहत होने से बचा नहीं सके। कोई भी नहीं बचा सकता। अगर आप चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में बैठ करके अगर आपके प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो आम आदमी किस तरह कैसे बच पाएगा अपने आप से? ये हर्षवर्धन जी का ट्वीट है जो पीछे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ट्वीट है कि मैंने ट्विटर पर अपना नाम ट्रेंड होते देखा है, जहां लोगों ने मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बेवजह घसीटा है, जहां 2 सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ और सम्मानित नेता श्री राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वे वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसी अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं जो किसी एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसमें एक लंबा चौड़ा इनका ट्वीट है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 2 सांसद आपस में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने तो नहीं सुना कि वहाँ दानिश अली क्या गाली दे रहे थे, लेकिन हमने ये जरूर सुना कि रमेश भिदुड़ी गालियों पे गालियां दे रहे थे, बौछार कर रहे थे। ये तो सुना, शब्द जितने हैं वो सब आप लोग सुन चुके हैं। और हर्षवर्धन जी वहां बैठे केवल इतना ही नहीं देखा है आपने,
वह गालियों पे गालियां दिए जा रहे थे। हर्षवर्धन जी बाकायदे प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने रमेश पोधड़ी को रोकने का भी प्रयास नहीं किया, यह भी कहने की कोशिश नहीं की कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो नहीं कही जानी चाहिए। किस तरह आप चेहरा देख लीजिए आप, और इस चेहरे के बाद आप ये कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं पड़ा कि वो क्या कह रहे हैं। इनका एक भी वक्तव्य आया है कि मैं सुनाई नहीं पड़ा कि वो क्या बात हो रही थी। कहां छुपाएंगे मुंह आप? इसलिए ये जो घटना है, मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक असर पड़ेगा, व्यापक पड़ेगा। और ये पूरे सदन के इस सत्र के दौरान जो घटनाएं हुई कि सरकार की एक तैयारियों की कमी, संसद का सत्र बुलाने के दौरान, विशेष सत्र बुलाने के लिए आप 4 दिन पहले आपको सत्र का समापन करना पड़ा, एक आधे अधूरा बिल पास करवाना के एक नाटक करना पड़ा, जो पूरी तरह से लोग इसको धोखा बता रहे हैं। महिलाएं जिनके लिए लाए आप वही से संतुष्ट नहीं है, और ये अंतिम सब दिन आते आते इस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के द्वारा। और दुर्भाग्य है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा इस घटना के ऊपर कोई वक्तव्य नहीं जारी किया गया। राजनाथ सिंह ने इसमें खेद व्यक्त किया है, लेकिन पार्टी ने केवल एक नोटिस जारी करके अपने दायित्वों की दृष्टि मान ली है। जी बिल्कुल जरा आपके पास आना चाहता हूं शकील अख्तर जी। पूरे घटनाक्रम को पिछले 1.5 घंटे पौने 2 घंटे से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बीच बीच में जो चीज़ें आ रही हैं वो सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अभी लेटेस्ट आपने देख लिया सब कुछ। इस बीच आपने राजस्थान की तस्वीर भी देख ली, उस तस्वीर को भी हम आप तक पहुँचा रहे थे। ये आज की ही तस्वीर है जो राजस्थान वाली हम दिखा रहे थे, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया और दूसरी तरफ अशोक गहलोत दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं मुस्कुराते हुए। ये जो तस्वीर है ये देख चुके आप, लेकिन इन सब के बीच जो दिल्ली की तस्वीर है वो भयावह है। इस पर क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए राजीव जी, मोदी जी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस दिन से इंडिया बना है वो दिन खतरे की घंटी थी मोदी सरकार के लिए, और उसी इंडिया के डर से उन्होंने घबराहट में ये संसद का विशेष सत्र बुलाया था। लेकिन करना क्या है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। भ्रम की स्थिति थी, महिला बिल ले आए और वो भी उन्हें उल्टा पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था, और उस विषय को राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उठा दिया। अब इस उल्टी गिनती भी तेज़ी के साथ हो रही है। तो अब मोदी जी के पास इससे बचने का एक ही तरीका है, वो ये है कि वो अभी आदेश कर दे कि विधूड़ी को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अब विधूड़ी की गिरफ्तारी से कम में कोई भी इंडिया समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज जब इस उत्तेजना में विधूड़ी वहां धमकी दे रहे थे, तो कल इस उत्तेजना में कुछ और भी बड़ी घटना हो सकती है। अभी शाब्दिक हिंसा थी, कोई और भी हिंसा हो सकती है, और ये पहली बार नहीं है। अभी इस सत्र से ठीक पहले, कुछ दिन पहले ही, जो संसद का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उसमें दिल्ली का बिल आया था, उसमें यही विधूड़ी जी केजरीवाल के लिए बहुत ही गंदे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अभी इसी मानसून सत्र में। और इससे पहले भी कई लोगों के खिलाफ वो इसी तरह शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, और लड़ने भिड़ने के तेवर में हमेशा अपनी सीट छोड़कर आगे बढ़ते आए। ये सारे वीडियो हैं संसद के, लोकसभा के, जो चाहे जब देखे जा सकते हैं। तो क्या देश की संसद, देश की लोकतंत्र इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए तैयार है? ये फैसला मोदी जी को करना है। देखिए, मोदी जी ने एक शुरुआत तो खुद ही करी थी जब उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान बोला था, और आज वो राजनीति को, हमारी देश के लोकतंत्र को हमारे उसी कब्रिस्तान और शमशान तक घसीट लाए, अंतिम क्रियाओं पे लेके आ गए हैं। ये इससे ज़्यादा भयानक बात और क्या होगी कि जब एक सांसद को आप धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हो, कह रहे बाहर निकल जी, तो कपड़ों से पहचानने की बात उन्होंने की थी। तो आज की तारीख में ये जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, इसका एक लंबा सिलसिला है। जैसा हमने बताया, वाजपेयी जी के खिलाफ हुआ था ये, जब उन्होंने मोदी जी का विरोध किया था और मोदी जी से कहा था कि मोदी जी राजधर्म का पालन कीजिए, तो वाजपेयी जी के खिलाफ नारे लगवाए गए थे। आडवाणी जी के खिलाफ हुआ ये, और खुद मोदी जी के खिलाफ स्मृति ईरानी ने बोला है ये सब कि मैं उनके खिलाफ धरने पे बैठ जाऊंगी, मर जाऊंगी, और उमा भारती आडवाणी के खिलाफ बोल चुकी। तो आप जब जहर फैलाएंगे तो इस समझ लीजिए कि उस जहर से कोई नहीं बचेगा।
अभी हम नाम लिए वाजपेयी जी, अडवाणी जी, खुद मोदी जी, उस जहर से कोई बचा नहीं है। इसीलिए राहुल बार बार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान किसी को नुकसान नहीं करती है। राजनीति प्रेम की होगी, देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो बराक ओबामा ने कहा, यूरोपियन यूनियन ने कहा, इंग्लैंड ने कहा, सब कहेंगे, बिल्कुल कोई कहने से छोड़ेगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक जगह हिंसा होती है, उसका असर सब जगह पहुंचता है। कनाडा के मामले में हमने ऐसी गलती करी है, हम समझ ही नहीं पा रहे उसको। हम कह रहे हैं कनाडा के नागरिकों को वीज़ा नहीं देंगे। अरे भाई, कनाडा के नागरिक यहाँ पान खाने के लिए आते हैं हमारे यहाँ, उन्हें क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? वो कोई भी आता है अपने छोटे से काम के लिए आता है। लेकिन आज भारत के हज़ारों हज़ार लड़के और लड़कियाँ कनाडा में पढ़ रहे हैं, ये इन्हें मालूम ही नहीं है। अभी बॉम्बे में एक सर्वे हुआ, बॉम्बे के लोगों ने बताया कि हर दूसरे और तीसरे घर का एक लड़का या लड़की कनाडा में पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि कनाडा में एडमिशन थोड़ा आसान है। जो मध्यम वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग है, उनके लड़के और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा जो एजुकेशन का स्वर्ग है इस वक्त वो कनाडा है। वहाँ एडमिशन आसानी से हो जाता है। पैसा ज़रूर बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हो जाता है। और इसी तरह पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कनाडा में है। आप क्या कर रहे हैं? आप कनाडा से मीडिया को लड़ा रहे हैं। यहाँ का मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है जैसे मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, दलित के खिलाफ बोलता है, पिछड़ों के खिलाफ बोलता है, महिलाओं के। इसी तरह वो वहाँ के राजनीतिकों के खिलाफ बोल रहा है, कनाडा के जी, वहाँ की जनता के खिलाफ बोल रहा है। अरे जब भी कोई मामला होता है वो सरकार अपने तरह से निपटती है, हमारा विदेश विभाग निपटता है, और हम लोगों का सिर्फ इतना काम होता है कि अपने विदेश विभाग उस सरकार की बात हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उनके साथ हम खड़े हो जाते हैं जी। हम खुद जाके किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट से नहीं लड़ने लगते हैं। तो देखिए, पूरे देश में नफरत ने बहुत नुकसान पहुँचा दिया है, और उससे निपटने के लिए अगर मोदी जी चाहें, जो उनके खिलाफ शुरू गई है, तो वो कर सकते हैं कार्रवाई, वो करें और कहें कि ये देश सबका है। जो विदुड़ी ने कहा वो गलत कहा।